गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज आज जो आज जो टॉपिक है वो बड़ा मिक्स्ड है। सर विजुअल नहीं है सर। क्या आवाज जा रही है? आज का आवाज आ रही है सर, विजुअल नहीं है सर। क्या नहीं है? आज आज का जो टॉपिक है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसके साथ साथ जो इसके जो एसेसरीज हैं, जो सब्सिडरीज हैं, उस सब की चर्चा हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपका या इसका एप्लीकेशन आपके लैंड सेटलमेंट का जो आप काम करेंगे उसमें बड़ा सर्वे और सेटलमेंट का काम करेंगे उसमें आपको फायदा करे, ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। खाता खानापुरी के स्टेज में किस जमीन का किसके नाम से खोलना है, यू मस्ट बी वेरी क्लियर। हम कोशिश करेंगे कि उस सभी को एक वाइड स्पेक्ट्रम में लेके चलें। तो इसमें दो चीज आपको बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पर में आने से पहले हम दो चीज की चर्चा करना चाहेंगे। एक यह है कि बिफोर इंडिपेंडेंस या यह जो जमींदारी व्यवस्था थी उससे रिलेटेड, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान की बात अगर एक साथ आप लेंगे तो तीन ढंग के जमीन की व्यवस्था थी। एक थी जमींदारी व्यवस्था, वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा उस समय में एक ही प्रोविंस हुआ करता था। तो जमींदारी व्यवस्था के तहत इन राज्यों में या उस समय में कंसोलिडेटेड कहिए बंगाल में, जिसका बिहार भी पार्ट था, झारखंड भी पार्ट था, उड़ीसा भी पार्ट था, तो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम आप सुने होंगे या कोई बतलाए होंगे आपको। इससे अलग हट के एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी, जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वह प्रभावी था। उसमें रैयतों का जमीन पर में सीधा अधिकार हुआ करता था। एक महालवाड़ी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था में रैयतों का अधिकार था, लेकिन गवर्नमेंट को वे जो भी मतलब लगान का भुगतान करते थे, जमीन पर ऑनरशिप था, वह सब कुछ उसको मैनेज करने का सब अधिकार जमींदार को हुआ करता था, जो वहां आगे उसकी चर्चा करेंगे। और एक तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी सिस्टम, जो साउथ इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में उसकी वह सिस्टम था कि पूरे गांव महाल पूरे गांव मिलके किसी जमीन पूरे गांव के जमीन को मैनेज करते थे, किसका कितना शेयर होगा उसका निर्धारण करते थे। वहां कोई सीधा सीधा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। तो ये तीन ढंग की व्यवस्था थी। बिहार चूंकि बंगाल का पार्ट था और बंगाल एज ए होल, बिहार और झारखंड, तो यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी। वहाँ जमींदार, आज के जो झारखंड है वहां भी आप सुनिएगा, राजा रामगढ़ के राजा बहुत बड़े जमींदार थे, हुआ करते थे। और दरभंगा क्या कहते हैं, बिहार जो जो आज के डेट में जो बिहार है उसमें दरभंगा के महाराज, हथुआ के महाराज, बनेली के महाराज, बहुत सारे महाराज, छोटे छोटे राजा और महाराजा हुआ करते थे। लेकिन दे वर नोन एज राजा महाराजा, महाराजा दरभंगा, राजा रामगढ़, दे वर एक्चुअली राजा नहीं हुए थे। वह कोई सॉवरेन स्टेट नहीं था। वे सभी के सभी जमींदार, एक्स लैंडलॉर्ड थे, लेकिन कहने के लिए बड़े अच्छे से दरभंगा महाराज, रामगढ़ के महाराज कहा जाते थे। दे वर एक्चुअली नॉट महाराज। वे सभी एक्स लैंडलॉर्ड, इंटरमीडियरी हुआ करते थे, प्रोपराइटर थे, और उन जमीन की व्यवस्था वे लोग करते थे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हम बात आपको बतलाने, विषय वस्तु पर आने से पहले आपको बतला दें, उसकी चर्चा हम एक दिन और भी मैंने किया था कि जमीन की जो व्यवस्था है वह संविधान के 7वीं सूची में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमीन की जो व्यवस्था है, हर एक चीज, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, तो इसकी टोटल व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ऐसे फूड अफेयर्स हैं, तो यह सब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसकी व्यवस्था करी। दोनों इसके संबंध में जो भी नियम होंगे वे अपना नियम लावेंगे। लैंड रिफॉर्म्स जो है और जमीन से संबंधित जो व्यवस्था है वे सबका वह संविधान के 7वीं सूची में यह डाला गया। उसको हम 2 लाइन पढ़ के सुनाते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो जानने के लिए। यह है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। Entry 18 and 45 in the state list in the 7th schedule of the Constitution of India. Power to enact laws related to land vests in legislatures of a state. Each state has its own separate specific revenue laws to deal with land and its management. Certain provisions related to land are contained in Constitution itself. तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में जमीन की कुछ व्यवस्थाओं के संबंध में, जमीन पर में अधिकार, इस सब की कुछ की चर्चा की गई है। मोर ओवर इसको स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल का संविधान के 7वीं सूची में यह बहुत क्लियरली कह रहा है कि उसके एंट्री
18 और 45 में इसका जिक्र किया गया है, जिसमें यह दिया कि यह स्टेट राज्य सूची में यह रहेगा और इससे रिलेटेड जितने भी कानून होंगे वे सभी के सभी कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। और दिस इज द रीजन कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो बिहार सरकार ने होम स्टेट प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947 में लाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में लाया, भूदान का एक्ट 1954 में लाया, खास महाल मैनुअल 1953 में लाया, चकबंदी मैनुअल 1954-55 में लाया गया, 1961 में फिर क्या कहते हैं सीलिंग एक्ट आया, फिर 73 में म्यूटेशन एक्ट आया, सर्वे एक्ट आया। ये सब के सब सर्वे मतलब क्या कहते हैं 2011 में फिर 2000 सर्वे का एक्ट आया, 2011 में फिर नया म्यूटेशन का एक्ट आया। तो सभी के सभी जितने भी एक्ट हैं, संपरिवर्तन अधिनियम 2009 में आया, फिर लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2009 में आया। तो जितने भी कानून हैं जमीन से संबंधित, जब भी सरकार को यह महसूस होती है कि किसी एक्ट में संशोधन करके उसमें हम नया प्रावधान डालें, तब या सरकार यह महसूस करती है कि हम नए सिरे से एक नया कानून ही बनावें, तो ऐसे स्थिति में बिहार सरकार ही बनाती है। इसमें किसी प्रकार के केंद्र का कोई दखल भी नहीं होता है और केंद्र सरकार इसमें किसी प्रकार का दखल करती भी नहीं है और हम किसी प्रकार के मार्गदर्शन की भी केंद्र सरकार से अपेक्षा नहीं करते। हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप यह काम करते हैं। तो और एक चीज आपको और बतला दें कि जमीन की जो यह व्यवस्था है उसका मतलब क्या कहते हैं, उसको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो वह आप देखेंगे कि मतलब कॉर्नवालिस का आप नाम सुनेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे, पहले अंग्रेज का शासन था, उनकी तरफ से वे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और वे जो गवर्नर जनरल कलकत्ता के थे, तो गवर्नर कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर था, रादर कलकत्ता के नहीं थे, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर था। तो इनहेरिटेंस बंगाल इनहेरिटेंस रेगुलेशन 1793 ईस्वी में इनके लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इट, कि उन्होंने यह दिया कि जमीन का परमानेंट सेटलमेंट की अवधारणा वही मतलब कि 1793 ईस्वी में आई। इसके पहले यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके पहले यह था कि किसी जमींदार का ही अगर कोई मतलब क्या कहते हैं सबसे बड़ा लड़का हुआ करता था, वही टोटल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था, उसके छोटे लड़के का कोई अधिकार जमीन पर नहीं होता था। तो इसको परमानेंट सेटलमेंट करके और यह व्यवस्था इन्होंने किया कि नहीं नहीं सभी का अधिकार होगा। अगर एक लैंडलॉर्ड है और उसका सक्सेसर 2 है तो वैसे स्थिति में दोनों का अधिकार बनेगा, न कि बड़े लड़के का अधिकार बनेगा। तो यह जो रेगुलेशन था बंगाल रेगुलेशन का मतलब पहले ही मैंने कहा कि बंगाल का ही पार्ट बिहार हुआ करता था। तो इसी के कारण वह जो व्यवस्था की गई 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इनहेरिटेंस ऑफ बंगाल रेगुलेशन, ये जो भी व्यवस्था इसमें हुई वे सब के सब एप्लीकेबल बिहार के भी परिप्रेक्ष्य में हैं। और उसी के तहत आगे आके फिर नहीं होता। 1885 ईस्वी में हमारा बिहार टेनेंसी एक्ट आया, 1895 ईस्वी में एक एक्ट उस समय में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट आया। और इस तरह से आगे हम बढ़ते गए तो बहुत सारे जो अभी देखते हैं बहुत सारे एक्ट, इंक्रोचमेंट एक्ट, बहुत सारे एक्ट आए, ढेर सारे लैंड से रिलेटेड एक्ट हैं। अब हम सीधा बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पर आ जाते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ तो प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हम लोगों का बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, वह 1950 में आया। उसका बैकग्राउंड यही था कि यह जमीन की जो व्यवस्था थी मतलब 1950 के पहले यहाँ अपने राज्य में जमींदार हुआ करते थे और जमींदार के द्वारा लगान की वसूली की जाती थी, जमींदार के द्वारा जमीन पर में ओनरशिप डिसाइड किया जाता था। कोई बिना इशूले से अगर मर जाता था तो वह जमीन जमींदार के दखल कब्जे में उनके स्वामित्व में आ जाता था। कोई लगान नहीं अदा करता था तो लगान का सूट दायर करके वो जमींदार अपने पास रख लेता था। इसके अलावा मनमाने ढंग से लगान की वसूली करता था। तो ये सभी बातें जब सरकार के जब देश स्वतंत्र हुआ और सरकार के संज्ञान में ये सभी बातें आई कि बहुत जुल्म हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं लोगों के साथ में बहुत ज्यादा लगान वसूली हो रही है। कोई अगर लगान मान लिया किसी साल अकाल आ जाता था, किसी साल जैसे अभी एक एंडेमिक आ गया, इस ढंग की अगर कोई महामारी आ जाती थी तो लोग बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन उनको लगान देना ही देना है और लगान नहीं देते थे, 1 साल नहीं दिए 2 साल नहीं दिए तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये सभी बातें जमींदार की अपनी मनमानी हुआ करती थी। इसीलिए 1950 में 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और 1951 में इसी का बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स आया।
लैंड रिफॉर्म्स का। अब हम इसमें शुरू करते हैं। जैसा पहले भी मैंने कहा था कि पहला जो सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का, उसमें एक्ट का नाम रहता है कि यह एक्ट क्या कहा जाएगा। फिर नंबर 2 उसका ऑपरेशन मतलब किस भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया में होगा, उसका उल्लेख रहता है। सेक्शन 2 में परिभाषाएं रहती, इसमें प्रोपराइटर, एक्स लैंडलॉर्ड, टीनेंट, जो जिससे रिलेटेड मतलब जमींदार, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, इस सब की परिभाषा बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में सेक्शन 2 में दिया हुआ है। और सेक्शन 3 है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सेक्शन 3 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमींदारी का उन्मूलन, इस एक्ट के प्रभाव में आने से जमींदारी का उन्मूलन हो जाएगा। अब जमींदारी का उन्मूलन होगा तो आपको हम थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ के बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 3 को पढ़ के सुनाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Notification vesting an estate or tenure in the estate. The state government may from time to time by notification declare that the estate or tenure of a proprietor or tenure holder specified in the notification have passed to and become vested in the estate. तो यह सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया हुआ है कि बिहार सरकार अलग अलग अधिसूचना निर्गत करके, और यह निर्गत करेगी, एक अधिसूचना निर्गत होगा वह दरभंगा महाराज के लिए, एक अधिसूचना अलग निर्गत होगा क्या कहते हैं रामगढ़ महाराज के लिए, और उसमें यह लिखा गया कि भैया आप आज के डेट में जिस डेट से यह नोटिफिकेशन इशू होगा उस डेट से आपकी जमींदारी को समाप्त की जाती है यह। और इसका गजट में प्रकाशन किया गया, दैट वाज मैंडेटरी कि इसका गजट में प्रकाशन होगा। और गजट में प्रकाशन के बाद वह जो अधिसूचना निर्गत हुई उस अधिसूचना को रजिस्टर्ड पोस्ट से विथ एक्नॉलेजमेंट उस समय में जमींदारों को भेजा जाता था। और जमींदार को जब वह प्राप्त हो जाता था जिस तिथि को, उस तिथि से जमींदारी का उन्मूलन हो जाता था पर्टिकुलर जमींदार का। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सभी जमींदारी समाप्त हो गई। अगर कोई बेतिया के होंगे या पूर्वी पश्चिमी चंपारण के आप लोगों में से, तो आपकी जानकारी के लिए कि आज तक बेतिया जो राज है उसका उन्मूलन नहीं हुआ है। तो आपको यह लगेगा कि बेतिया राज का उन्मूलन क्यों नहीं हुआ, तो उसका बस यही कारण है कि 1896 ईस्वी में बेतिया के जो महाराजा हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके जो लास्ट लीगल हेयर थे उनका निधन हो गया। और उसके बाद उनको कोई संतान नहीं था। तो उसके बाद से डिस्प्यूट चला गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि यह जो राजा मतलब क्या बेतिया राज्य है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कौन इनहेरिट करेगा। तो चूंकि यह डिस्प्यूटेड मैटर हो गया इसलिए बेतिया राज को आज तक समाप्त नहीं किया गया, लेकिन उसको सरकार अपने डायरेक्ट नियंत्रण में ले लिया। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अध्यक्ष होते हैं वे उसके उसके चेयरमैन हुआ करते हैं। और वहां एक बेतिया राज में मैनेजर यहां से नियुक्त किया जाता है, सरकार नियुक्त करती है। वह ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर पदाधिकारी होते हैं जिनको वहां बेतिया राज का मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और स्टिल बेतिया राज है, बेतिया राज का अपना कैंपस है, अपने उनकी अपनी जमीन है जो भी लगभग 43-4400 एकड़ जमीन आज भी बेतिया राज के पास में। उनका अपना बस स्टैंड है, जो भी उस समय में जो उनको था वह स्टिल आज भी है, लेकिन कोई लीगल हेयर नहीं है। वह डिस्प्यूट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कई दफा यह बात आई है कि उसको क्यों नहीं सरकार अपने में उसको राज्यसात कर ले, क्या इसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाए। तो वही सुप्रीम कोर्ट में चूंकि यह मैटर सब जुडिस है, इसी के कारण वह हम लोग नहीं कर पाते हैं। यह हो गया, दिस इज अबाउट सेक्शन 3। सेक्शन 4 कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4, इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में 2 अवधारणाएं हैं, बड़े महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जमींदारी का उन्मूलन हो गया तो जमींदारी के उन्मूलन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका प्रतिफल हुआ, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग, व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग। जमींदारी का उन्मूलन हो गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो उसमें बड़ा अच्छा 5-7 कॉन्सिक्वेंसेस बड़े जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा है कि प्रोपराइटर जो स्टेट था, टेनियर होल्डर जो भी होल्डिंग थी, वे सभी के सभी जमींदार से राज्य सरकार में ट्रांसफर्ड हो गया, राज्य सरकार का उस पर में संपूर्ण अधिकार हो गया। नंबर 2, जितने भी जमीन, जितना भी माइंस
माइंस मतलब क्या कहते हैं, जितना भी सैरात, वह जलकर हो या वह पेड़ हो, वह हाट हो, वह बाजार हो, वह मेला हो, वे सभी के जितने भी मतलब क्या कहते हैं सैराती इंटरेस्ट का जितना भी कुछ था, वह सभी के सभी जमीन के साथ साथ वह बगीचा, वह तालाब या उस पर बना हुआ मतलब कोई संरचना, वे सभी के सभी बिहार सरकार में वेस्ट हो गया। वह जमींदार का उस पर से अधिकार समाप्त हो गया। नंबर 3, लगान की वसूली पहले जमींदार किया करते थे, तो लगान किया हुआ इस मतलब क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग में यह स्पष्ट लिख दिया कि लगान की वसूली अब जमींदार के द्वारा नहीं किया जाएगा, लगान की वसूली सीधा बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। नंबर 4, जितने भी माइंस एंड मिनरल्स धारित करने वाली जमीन थी, चाहे वह डिस्कवर्ड हो चाहे अनडिस्कवर्ड हो, वे सभी के सभी सरकार में वेस्ट हो गया। उस पर में कोई अधिकार मतलब क्या कहते हैं जमींदार का नहीं हुआ। इसके अलावा फेरीज, वह भी जल मतलब क्या कहते हैं जितने भी जलाशय थे हुआ करते थे, वह नदी है उससे संबंधित जो फेरीज है, मतलब आप सुनते हुएगा पहले जहाज चलता था गंगा नदी में, अभी भी जहाज भागलपुर के पास चलता है, तो वहां मतलब इस प्रकार के जितने भी फेरीज हुआ करते थे, फेरीज से रिलेटेड जितने शहरात थे या नदी का जितना बेट था, वह सब का सब सरकार में वेस्ट कर गया, जमींदार पर का उस पर से अधिकार समाप्त हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वह यह था कि जब उस समय प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में या जमींदारी 1950 के पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था जमीन का, जो आज भी आप सब रजिस्ट्रार होते हैं, जमीन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें 2 ढंग का 3 ढंग का फी लिया जाता है, स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क और क्या कहते हैं एक लैंडलॉर्ड फी। ये 3 शुल्क होते हैं। तो ये स्टाम्प शुल्क अलग हुआ करता था, लैंडलॉर्ड फी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, ये दोनों के दोनों पहले जब भी कोई जमीन की रजिस्ट्री होती थी तो यह इससे संबंधित जो राशि होती थी वह जाता था लैंडलॉर्ड को। तो यह बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के आने से रजिस्ट्रेशन से जो भी मतलब शुल्क के रूप में प्राप्त होता और क्या कहते हैं जो इससे जो भी राशि प्राप्त होती है या प्राप्त होती थी, वे सभी के सभी बिहार सरकार को वह जाने लगा, सीधा का सीधा उस लैंडलॉर्ड का उस पर से अधिकार समाप्त हो गया। इसके अलावा जमीन का कंप्लीट मैनेजमेंट, अब कोई आदमी को लगान देना है, किसी आदमी को दाखिल खारिज अपनी जमीन का करवाना है, तो उसको सीधा सीधा अंचल अधिकारी से संपर्क करना था, उसको किसी भी स्थिति में किसी भी लैंडलॉर्ड से संपर्क नहीं करना था, जमींदारी खत्म हो गई। इसके कारण यह एक मतलब क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग यह एक हो गया। और यह हुआ कि जितने भी सरकारी जमीन है, मतलब गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरे हिंद और खास माल, ये 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जमीन, 5 प्रकार की जो जमीन है, वे सभी के सभी सरकार में वेस्ट कर गए। अब इस मतलब क्या कहते हैं जमीन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के आने से पहले गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती का अधिकार भूतपूर्व मध्यवर्तियों को दिया हुआ था। तो वे गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती करते थे। उस समय में कोई सक्षम श्रेणी भी नहीं होता था। आप यह समझ सकते थे कि उनकी शक्ति कि उनका कितना वास्ट पावर था कि आज के डेट में अनुमंडल पदाधिकारी जमीन की बंदोबस्ती करते हैं तो बहुत सारे राइडर्स हैं। राइडर्स यह है कि जनरल कैटेगरी के किसी भी आदमी को वे जमीन की बंदोबस्ती नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, कोई आदमी मतलब क्या कहते हैं जो एक सीलिंग एरिया है कि उससे ऊपर अगर कोई जमीन धारित करता है तो उसको नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सक्षम श्रेणी निर्धारित परिभाषित कर दिया गया है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई परिवार हो, एनेक्सर 1 बैकवर्ड कैटेगरी एनेक्सर 1 का कोई परिवार हो, बैकवर्ड एनेक्सर 2 का कोई परिवार हो, तो इतने ही लोगों के साथ आप जमीन की बंदोबस्ती कर सकते हैं। आप इसके बाहर नहीं जाएंगे। मोर ओवर सक्षम की जो भूमिहीन है उसको जमीन की बंदोबस्ती आप करेंगे। जिसको घर नहीं है बस रहने के लिए, उसको आप 2 डिसमिल से लेकर 12.5 डिसमिल तक जमीन की बंदोबस्ती करेंगे होम स्टे पर्पस के लिए। लेकिन एक्स लैंडलॉर्ड के साथ में ऐसा नहीं था। उनको वास्ट पावर था। वे जिसको मन होता था, उनके लिए कोई सक्षम श्रेणी नहीं था। किसी के पास में 50 एकड़ जमीन है तो उसको भी 2 एकड़ जमीन बंदोबस्त कर दिया। किसी के पास में 10 एकड़ जमीन है उसको भी 2 एकड़ जमीन बंदोबस्त कर दिया। तो यह जो पावर है यह समाप्त कर दिया गया और राज्य सरकार में ये सभी शक्तियां निहित हो गई। राज्य सरकार में आत्मसात हो गया। तो इससे इसका यह एक रिजल्ट हुआ कि जब जमींदार को यह पता चला कि हमारी जो जमींदारी समाप्त होने को है, कोई भी इतना बड़ा काम होता है उसको स्टेट के लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ता है। कोई एक्ट जब बनता है तो समझ लीजिए कि वह मतलब क्या कहते हैं विभाग वो एक्ट बनाती है,
फिर उस पर में विधि विभाग से उसको विदीक्षित कराना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको मतलब क्या कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर में अपना अनुमोदन देती है, फिर उसके बाद उसको स्टेट कैबिनेट में ले जाते हैं, और उसके बाद फिर विधानसभा में ले जाते हैं, फिर विधान परिषद में ले जाते हैं। इन सभी फोरम से जब जब निकलता है तो जाके कोई अधिनियम बनता है। तो जब यह बात आई कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनने जा रहा है, तो यह तो विधानसभा गया, विधान परिषद में गया, उस पर में डिस्कशन हुआ। तो ऐसे स्थिति में एक्स लैंडलॉर्ड को तो यह पता चल गया कि मेरी जमींदारी जा रही है। तो जमींदारी जा रही है तो हड़बड़ में उन लोगों ने बहुत सारे गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, केसरे हिंद, खास महाल जमीन को बंदोबस्त कर दिया आम लोगों के साथ में, या उनके जो डियर नियर वंश थे उनके साथ में, या पैसा लेके अन्य लोगों के साथ में। तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 4 का एक सब सेक्शन है 4H, आपको बतलाया भी गया होगा। 4H बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 4H में यह प्रावधान कर दिया कि 3 कारण उसमें दिए हुए 4H में। पहला यह कि जमींदारी जो समाप्त होने जा रही है उसको, उसके उद्देश्यों को विफल करने के लिए अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने जमीन की बंदोबस्ती किसी के साथ कर दिया 1146 के बाद, तो उसको वह कट ऑफ डेट है 1146। 1146 के पहले अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती किया किसी के भी साथ, तो उसको मानना है, उस पर में कोई दखल अंदाजी कलेक्टर नहीं कर सकते हैं। अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि 1146 के पहले का है तो, लेकिन 1146 के पहले का है कि बाद का है, यह निर्णय करने का, इसको इस तिथि को निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया हुआ है। तो मतलब क्या कहते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का जो उद्देश्य है उसको विफल करने के लिए अगर किसी आदमी ने गैर मजरूआ मालिक जमीन किसी को बंदोबस्त कर दिया 1146 के बाद, तो उसको कलेक्टर एग्जामिन करेंगे और वैसी बंदोबस्ती को रद्द करने का उनको शक्ति प्रदत्त की गई। नंबर 2, अगर कोई एक्स लैंडलॉर्ड सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए इस प्रकार की बंदोबस्ती 1146 के बाद किया, तो कलेक्टर को पावर दिया गया कि आप 4H के तहत मामला को एजिटेट करके और उसको आप रद्द करेंगे। इस प्रकार अगर कोई क्षति पहुंचाने के लिए किया है बंदोबस्ती तब। और तीसरा, कोई कंपनसेशन, आपको यह बतलाया गया हो कि जमींदारी जो खत्म हुई तो हर एक जमींदार को कंपनसेशन मिला था, उसकी गणना उसका एक मतलब फॉर्मूला बनाया गया और उसके तहत उसकी गणना की गई, और जो जैसा कोई बड़ा जमींदार था तो उसको ज्यादा अमाउंट, जो कोई छोटा जमींदार था तो उसका छोटा अमाउंट। तो यह इस एक्ट में यह भी प्रावधान सेक्शन 4 में यह किया गया कि अगर कोई जमींदार ज्यादा कॉम्पेंसेशन पाने के लिए कोई ऐसा काम किया या जमीन की बंदोबस्ती किया, तो उसको भी समाप्त करने का अधिकार कलेक्टर मतलब को यह शक्ति दी गई। लेकिन यहां पर मैं 2 राइडर बड़े इंपॉर्टेंट डाले गए कि कलेक्टर को इसमें पावर यह दिया कि वे यह भी डिसाइड करेंगे 4H के तहत कि जो जमीन की बंदोबस्ती हुई है एक्चुअली एक 1146 के पहले की है या 1146 के बाद की है। अगर उनको यह लगता है कि नहीं 1146 के बाद की है, तो उसमें वे 4H के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर उनको वे संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं 1146 के पहले की है, तो वे उसको टच नहीं करेंगे। नंबर 2, इस प्रकार का 4H के तहत रिकॉर्ड संधारित करने के पहले उनको विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से परमिशन लेना है। नंबर 3, जब वे कोई आदेश पारित करते हैं कि जमींदार के द्वारा बंदोबस्त किया गया उसको हम रद्द करते हैं अमुक बंदोबस्ती को, तो उसमें भी यह प्रावधान किया हुआ है कि उनको हर हालत में यह जो उनका आदेश है उस पर में अप्रूवल प्राप्त करना, अनुमोदन प्राप्त करना है राज्य सरकार से। राज्य सरकार का मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कलेक्टर ने किसी बंदोबस्ती को रद्द कर दिया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से वह अनुमोदित नहीं हुआ, तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 के तहत ये 2 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग और 4H के तहत कार्रवाई, हम यह मान के चलते हैं कि आपको यह दोनों जो प्रावधान है वह आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 4 की ये बातें हैं। अब हम सेक्शन 5 की बात करेंगे। सेक्शन 5 में यह कहता है जो जमींदार के द्वारा, अब जमींदारी खत्म हो गई तो जमींदार के पास में, जमींदार को 2 प्रकार की संपत्ति उनके पास में हुआ करती थी। एक था उनका प्राइवेट जमीन था और एक था उनका प्रिविलेज लैंड था। प्राइवेट जमीन यह था कि मान लिया जाए जमींदार लोगों से लगान वसूल करते थे,
रैयतों से लगान की वसूली करते थे, लेकिन उनकी अपनी भी पैतृक संपत्ति थी, जो खतियान में, कैडेस्ट्रल खतियान में लिखा हुआ है महाराजा दरभंगा, महाराजा धीराज दरभंगा, रामगढ़ महाराज, या किसी नाम के, किसी व्यक्ति के विशेष के नाम से है, तो यह उनका प्राइवेट लैंड था। दिस वाज हिज प्राइवेट लैंड, जो उनको खतियानी जमीन मिली हुई थी, जो मतलब उन्होंने इनहेरिट किया था अपने मतलब पूर्वजों से। और कुछ ऐसी जमीन थी जो उनको मतलब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स लैंडलॉर्ड उनको प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए कि किसी जमीन का कोई वारिस नहीं रहा, मर गया, और वैसी स्थिति में वह जमीन भेस्ट कर गया जमींदार में। कोई ऐसी जमीन थी जिसका लगान भुगतान 10 वर्षों तक नहीं किया, किसी कारण से, गरीबी के कारण या कोई अन्य कारण रहा होगा, तो वैसी स्थिति में सूट दायर करके उस प्रकार के जमीन को अपने में जमींदार निहित कर लेते थे, राजसात कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति में यह इनकी दो प्रकार की जमीन हुआ करती थी, उनका प्राइवेट लैंड और प्रिविलेज लैंड। तो इस पर मैं उनका प्राइवेट और प्रिविलेज लैंड की आगे चर्चा करेंगे, अभी हम केवल सेक्शन 5 की चर्चा करना चाहेंगे। सेक्शन 5 यह कहता है कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों का जिस जमीन पर में घर हुआ करता था, जिस जमीन पर में उनको मवेशी को रखने का घर हुआ करता था, जिस जमीन पर में उनको अपने कृषि कार्यों के संचालन के लिए यंत्रों को रखने का, मान लीजिए ट्रैक्टर था उनके पास में, या इस प्रकार के हल रखने का, हल था, बैल था, तो ये सभी के सभी, या मान लिया जाए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ करते थे उसको वे स्टोर करते थे और रहते थे, रहने का ड्वेलिंग, तो ये सभी के सभी यह अधिकार दिया गया कि उस लैंडलॉर्ड का होगा, उसको वे रिटेन करेंगे, वह समाप्त नहीं, उस पर से उनका अधिकार खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये और यह भी प्रावधान कर दिया गया कि इसके बदले में उनका ड्वेलिंग्स जो है, होम स्टेट का जो मतलब क्या कहते हैं, इससे संबंधित जो जमीन है, उनका जो मवेशी से संबंधित जो जमीन है, मवेशी को रखने से संबंधित, उनका जो औजारों मतलब कृषि कार्य के लिए जो औजार रखने का, जो रखने की जगह जो है, घर जो है, या मान लिया जाए भूसा और क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट हुआ करता था, धान था, गेहूं था, जो भी दलहन था, उसको रखने के लिए जो था, उसके वह रेंट फ्री कर दिया गया, उससे लगान की भी वसूली एक्स लैंडलॉर्ड से नहीं की जाएगी। ये बड़े दो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। अब सेक्शन 6 में यह प्रावधान किया हुआ है कि एक्स लैंडलॉर्ड का, जैसा मैंने कहा कि उनका प्राइवेट जमीन, उनका जो प्राइवेट जमीन था, उनके जो प्रिविलेज जमीन थे, यह उनको उस पर में उनका अधिकार दिया गया। इसके अलावा उनको जो खेती की जमीन थी, उनको ऐसी खेती की जमीन जो स्वयं वे अपना लेबर हायर करके जमीन पर में खेती किया करते थे, या ऐसी जमीन जिस पर में उनका बगीचा हुआ करता था, तो इस प्रकार की जो जमीन थी, वे सबके सब उनको रिटेन करने का पावर दिया गया। वह भेस्ट नहीं हुआ, सरकार में नहीं भेस्ट हुआ। इस प्रकार की जमीन को एक्स लैंडलॉर्ड ने रिटेन किया एज मालिक। लेकिन वहां यह प्रावधान कर दिया गया कि इस प्रकार की जमीन का अगर लगान नहीं निर्धारित है, तो वैसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता इसका कलेक्टर अंडर द एक्ट, इसका लगान का निर्धारण सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसका लगान का निर्धारण किया जाएगा। एक्स लैंडलॉर्ड को यह लिबर्टी दी गई कि आप इसके लिए पिटीशन देंगे कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, और वे लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। तो यह हो गया सेक्शन 6 के संबंध में। फिर सेक्शन 7 में भी दो बातें हैं। सेक्शन 7 में यह है कि एक्स लैंडलॉर्ड जो बड़े लोग हुआ करते थे, तो दिया है कि उनका कोई फैक्ट्री था, कोई गोला था, या इस प्रकार का कोई ऐसा मतलब जमीन पर में कोई स्ट्रक्चर था जिस पर में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती थी, तो उसको भी उनको रिटेन करने का पावर दिया गया। और यह भी इस सेक्शन में भी यह प्रावधान कर दिया कि अगर इस प्रकार की जमीन का लगान निर्धारित नहीं है, तो अंडर द एक्ट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसका लगान का निर्धारण करेंगे। एक्स लैंडलॉर्ड कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के पास में जाएंगे पिटीशन के साथ में कि हमको इसका लगान निर्धारण कर दिया जाए। अब इसी में सेक्शन 7A और 7B बड़े इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, सेक्शन 7A और सेक्शन 7B, इन तीनों को हम एक साथ जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि जितना जलकर हुआ करता था सैरात का इंटरेस्ट का, जितना नदी, जितना नाला, जितना मतलब क्या कहते हैं क्या तालाब, और इन सभी पर में अधिकार राज्य सरकार का हो गया। ये सभी के सभी राज्य सरकार का इस पर में अधिकार हुआ, एक्स लैंडलॉर्ड का इस पर से अधिकार नहीं माना गया। सेक्शन 7A कहता है कि जितना हाट था, जितना मेला था,
इस प्रकार की जमीन जितना था वह सैराती इंटरेस्ट का था, इसीलिए सरकार में वह वेस्ट कर गया। और जितना बाजार हुआ करता, सेक्शन 7B कहता है कि जितने बाजार थे वे सभी के सभी सरकार में वेस्ट हो गए। हाट, बाजार और मेला, ये तीनों सेक्शन 7A और सेक्शन 7B के तहत सरकार में वेस्ट कर गया। इस पर से एक्स लैंडलॉर्ड के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मीनिंग देयर बाय कि किसी भी जमीन पर में एक्स लैंडलॉर्ड हाट नहीं लगा सकते थे, बाजार नहीं लगा सकते थे, उससे वे टोल की वसूली नहीं कर सकते थे। हाट, बाजार और मेला जितने जमीन में लगती थी उस पर में टोल की वसूली राज्य सरकार करती थी। मोर ओवर तालाब को बंदोबस्त करके जो फिशरीज को अपना मान लिया फिशिंग पर्पस के लिए जो बंदोबस्ती हुई, नदी की जो बंदोबस्ती हुई, उससे जो रिटर्न आय प्राप्त होता था वह सरकार में जाता था। तो ये सेक्शन 7A और सेक्शन 7B की बात है। अब सेक्शन 5 में एक चीज मैं आपसे कहना भूल गया कि उसमें सेक्शन 5 में यह कहता है जो होम स्टेट जो रिटेन करेंगे एक्स लैंडलॉर्ड, उसका सेक्शन मतलब कि 5 का B यह कहता है, सब सेक्शन B में यह प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड को, किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगेगा कि इनके होम स्टेट की जमीन के बजाय उनको फेवर किया गया है, कि उनको ऐसी भी जमीन दे दी गई है जो उनको नहीं देना चाहिए था सेक्शन 5 के तहत होम स्टेट की जमीन, तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी कलेक्टर के कोर्ट में एक मामला दर्ज कर सकता था, इसके अगेंस्ट में कर सकता था। तो यह और इससे सेक्शन 5, 6 और 7 के तहत किसी भी मामला में अगर मान लिया जाए एक्स लैंडलॉर्ड को लगता है कि कोई हाट या कोई बाजार पर में मेरा अधिकार होना चाहिए, किसी तालाब पर मेरा अधिकार होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वह कलेक्टर अंडर द एक्ट में जाएंगे, अपना मतलब क्या कहते हैं, इसके नोटिफिकेशन के 90 दिनों के अंदर, 3 माह के अंदर वे कलेक्टर अंडर द एक्ट के यहाँ केस फाइल करेंगे और उसमें जो भी मतलब कि सुनवाई के पश्चात आदेश पारित होगा और उस आदेश से अगर कोई व्यथित होता है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अपीलेट कोर्ट थे, उनके यहाँ 3 महीना के अंदर में जाना था। तो इस प्रकार मतलब क्या कहते हैं, ये सेक्शन 8 की बात है, अपील कोर्ट की बात है। वह सेक्शन 8 में इसकी मतलब क्या कहते हैं विस्तृत विवेचना की गई है। अब हम आपसे थोड़ी सी चर्चा, चूंकि हमने जमीन की बात की है कि जमीन टोटल का टोटल एक्स लैंडलॉर्ड की जो जमीन थी या उस पर में लगान की वसूली जो वे करते थे, उनका प्राइवेट और प्रिविलेज लैंड के अलावा जितनी जमीन थी वह सब का सब वेस्ट हो गया सरकार में। तो बड़े इंपॉर्टेंट है आपको अपने सर्वे सेटलमेंट, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि सर्वे सेटलमेंट के पर्पस के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा रिलेवेंट है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे आपके साथ में। वह यह है कि किस प्रकार की जमीन का आप किसके नाम से खाता खोलेंगे, उसको समझने के लिए, मतलब जो सरकारी कैटेगरी है उसको आपको समझने के लिए हम मतलब हर एक प्रकार के सरकारी जमीन की पहले व्याख्या करेंगे कि कौन जमीन किस प्रकार की है, उसका क्या नेचर है। सबसे पहला गैर मजरूआ मालिक जमीन की हम चर्चा करते हैं कि गैर मजरूआ मालिक, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई ऐसी जमीन जो सरकार की है लेकिन वह आबाद नहीं होती थी, तो वह गैर मजरूआ मालिक जमीन, वह सरकार मालिक की है, तो मालिक तो बिहार सरकार है, मतलब क्या कहते हैं रिफॉर्म्स एक्ट के आने के बाद होगी, उसके पहले मालिक मतलब क्या कहते हैं जमींदारों को माना गया था, तो गैर मजरूआ मालिक जमीन है। अब गैर मजरूआ मालिक जमीन को बंदोबस्त करने की शक्ति लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के आने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई, लेकिन इनिशियली अनुमंडल पदाधिकारी को मतलब क्या कहते हैं एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2, एनेक्सचर 1 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन 3 श्रेणी के लोगों के साथ जमीन बंदोबस्ती करने का पावर दिया गया, सक्षम श्रेणी का। मीनिंग देयर बाय इन तीनों श्रेणी के होंगे, मोर ओवर वे भूमिहीन होंगे तब। लेकिन 1995 ईस्वी में 1995 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना निर्गत किया जिसके तहत एनेक्सचर 2 के भी जो परिवार थे उनको भी जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी गई। तो अब आज के डेट में अनुमंडल पदाधिकारी, या जब से यह व्यवस्था हुई तब से अनुमंडल अंचल अधिकारी के द्वारा अभिलेख का संधारण किया जाता है कि यह गैर मजरूआ मालिक जमीन है, इसका आज के डेट में किसी का दखल कब्जा है या नहीं है, खाली है, पड़ती है, तो वैसी जमीन किसी जमीन पर बसा हुआ है गैर मजरूआ मालिक जमीन पर, तो अंचल अधिकारी के न्यायालय कार्यालय में रिकॉर्ड इनिशिएट होता है और वह रिकॉर्ड जाता है DCLR साहब के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के पास में
उसकी बंदोबस्ती की वह स्वीकृति देते हैं। तो अगर जिन मामलों में गैर मजरूआ मालिक जमीन को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है, तो वैसे जमीन की प्रविष्टि वैसे रैयतों के साथ की जाएगी। बहुत क्लियर है। नंबर 2, गैर मजरूआ मालिक जमीन को आपको यह देखना पड़ेगा कि 1146 के पहले अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी आदमी को जमीन बंदोबस्त कर दिया गैर मजरूआ मालिक जमीन, अब उसमें 2 बातें थी कि एक्स लैंडलॉर्ड, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफर और दूसरा मतलब दैट इज, एक हुआ कि नॉन एब्सोल्यूट ट्रांसफर, एक हुआ एब्सोल्यूट ट्रांसफर। मान लिया जाए पहले एक्स लैंडलॉर्ड का गैर मजरूआ मालिक जमीन पर अधिकार था, तो गैर मजरूआ मालिक जमीन को वे केवल सेटलमेंट नहीं करते थे, गैर मजरूआ मालिक जमीन को वे बेच भी देते थे। और वे बेच अगर देते थे, अगर मान लिया जाए उन्होंने रजिस्टर्ड पट्टा के माध्यम से गैर मजरूआ मालिक जमीन किसी को दिया है 1146 के पहले, कट ऑफ डेट हमेशा याद रखना है, 1146 के पहले, तो वैसी स्थिति में उस रैयत का, और वह रिटर्न में आया, उसकी जमाबंदी चली और 1954-55 से उस रैयत की जमाबंदी चल रही है, तो वैसी स्थिति में उस रैयत के नाम से खाता खुलेगा और वह रैयती जमीन मानी जाएगी, वह गैर मजरूआ मालिक जमीन अब नहीं कही जाएगी। दैट विल बी ट्रीटेड एज रैयती लैंड। दूसरा, किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने सादा पट्टा से, एक तो रजिस्टर्ड हो गया तो उसमें तो वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1146 के पहले का है या बाद का है, वह रजिस्ट्री ऑफिस से हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए किसी सादा पट्टा से, सादा हुक्मनामा उसको बोलते हैं, हुक्मनामा से, हुक्म मतलब आदेश हुआ, एक्स लैंडलॉर्ड का आदेश था, तो सादा हुक्मनामा से अगर किसी गैर मजरूआ मालिक जमीन को एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी को बंदोबस्त किया, तो वो और उसका उन्होंने अपने रिटर्न में उसका उल्लेख किया, जिक्र किया, और उसकी रिटर्न के आधार पर में 1954-55 से उस जमीन की जमाबंदी जिसको इन्होंने सादा हुक्मनामा से जमीन लिया था उसके नाम से चल रही है, तो वैसी स्थिति में वह जमीन भी उसकी मानी जाएगी, उस रैयत की मानी जाएगी, वह रैयती ट्रीट होगा, वह गैर मजरूआ मालिक नहीं ट्रीट होगा। और यदि 1146 के बाद गैर मजरूआ मालिक जमीन, जो मैंने पहले कहा कि जमींदारी उन्मूलन के उद्देश्यों को विफल करने के लिए, सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए और अधिक कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए 1146 के बाद किसी के नाम से जमीन बंदोबस्त किया एक्स लैंडलॉर्ड ने, और कलेक्टर को यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि हाँ इन 3 कारणों से उसने किया है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर उसको 4H के तहत खत्म कर देंगे। और अगर 4H के तहत कलेक्टर ने खत्म कर दिया तो वह गैर मजरूआ मालिक जमीन हो गई, उसका इंद्राज खानापुरी के स्टेज में सरकार के नाम से किया जाएगा, किसी रैयत के नाम से नहीं किया जाएगा। और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी बंदोबस्ती हुई है वे टोटल के टोटल उस रैयत के नाम से किया जाएगा। वह भी अब उसका भी नेचर बदल गया, क्योंकि उसका लगान रसीद कट गया, उसकी जमाबंदी खुल गई, तो ऐसी स्थिति में उस रैयत के नाम से उसकी जमाबंदी खुलेगी, न कि हो सकता है किसी कारण बस दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अगर मतलब क्या कहते हैं बंदोबस्ती का पर्चा निर्गत किया गया है, उसका अभिलेख है, तो आप अगर यह पाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यह वैलिड कागज है, तो अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ तो ऐसी स्थिति में उसी रैयत के नाम से उसकी जमाबंदी प्रारंभ की, उसके नाम से खाता खोला जाएगा। अब यह हो गया, दिस इज अबाउट गैर मजरूआ मालिक जमीन। गैर मजरूआ मालिक जमीन के ये सभी मतलब ना 1146 के पहले, 1146 के बाद रजिस्टर्ड पट्टा से, सादा हुक्मनामा से, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बंदोबस्त, ये सभी आयाम हैं मतलब क्या कहते हैं गैर मजरूआ मालिक जमीन के। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट हम डील करेंगे गैर मजरूआ आम जमीन, आप सुनेंगे, उसकी प्रविष्टि हम कैसे करेंगे उसको आपको समझना है। उसके लिए हम आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट सर्कुलर का आपको हम हवाला देंगे जिसमें इसका उल्लेख किया गया। एक यह सर्कुलर है, 187 लेटर नंबर है और यह 18/5/1982 का है। इसको क्लियर कर दिया गया 1982 में ही, और यह है शिवशंकर प्रसाद श्रीवास्तव हुआ करते थे भूमि सुधार आयुक्त। तो पहले अभी जैसे प्रधान सचिव है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, तो पहले मतलब क्या कहते हैं ये भूमि सुधार आयुक्त हुआ करते थे,
लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर हुआ करते थे राजस्व विभाग के, जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी प्रधान सचिव आज के डेट में प्रधान सचिव, अब पहले लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर। तो लैंड रिफॉर्म्स कमिश्नर के हस्ताक्षर से यह पत्र निर्गत है 1982 में, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसको विभाग ने क्या लिखा है, उसको हम पढ़ के सुनाते हैं, तो गैर मजरूआ आम के स्टेटस के संबंध में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि इसके पैराग्राफ 2 और 3 को हम पढ़ेंगे, ये दो प्रासंगिक है आपके लिए। पैराग्राफ 2 कहता है कि गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती के संबंध में विभागीय पत्रांक 344 दिनांक 15/1/66 1966 में ही इसको क्लियर कर दिया गया। उसका इन्होंने हवाला दिया है कि प्रतिलिपि संलग्न कर कहना है कि गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। कुछ मामलों में सरकार द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती व्यक्ति विशेष अथवा सार्वजनिक संस्था के साथ विधि विभाग की राय प्राप्त कर उस परिस्थिति में की गई है जबकि उसकी प्रकृति बदल गई थी और सर्वसाधारण द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त करना नियम के विरुद्ध है एवं विभागीय अनुदेश के प्रतिकूल है। इसका पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं। भूतपूर्व मध्यवर्तियों को भी गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। अगर कोई भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निर्गत रसीद के आधार पर गैर मजरूआ आम जमीन का दावा करता है तो ऐसे मामलों के संबंध जमाबंदी कायम नहीं की जाएगी। तो ये जो दो पैराग्राफ हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है गैर मजरूआ आम जमीन के बारे में। गैर मजरूआ आम, जैसा मैंने गैर मजरूआ मालिक जमीन को परिभाषित किया था, लाइकवाइज गैर मजरूआ आम जमीन है, बहुत सिंपल है, जो यह कहता है सार्वजनिक उपयोग की जो जमीन है वह गैर मजरूआ आम है। वह तालाब हो सकता है, वह रास्ता हो सकता है, वह नदी हो सकता है, वह चारागाह हो सकता है। इस प्रकार की जितनी जमीन है वह सार्वजनिक उपयोग की जो पंचायत में, गांव में जो जमीन है, वे सभी के सभी गैर मजरूआ आम जमीन है। अब गैर मजरूआ आम जमीन को यह समझना है कि गैर मजरूआ आम जमीन को सामान्य स्थिति में उसका खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, लेकिन इसका राइटर यह है कि अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी को गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त कर दिया और उसके आधार पर में किसी की जमाबंदी चल रही है तो उसकी मान्यता नहीं देना है। बहुत क्लियर आपको मैंने यह पत्र पढ़ के सुनाया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र है, और इन्होंने यह साफ कर दिया कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने किया है तो उसकी मान्यता हम नहीं देंगे। नंबर 2, ऐसी स्थिति में हम उसका खाता खोलेंगे बिहार सरकार के नाम से। नंबर 2, बिहार सरकार ने अब गैर मजरूआ मालिक जमीन गैर मजरूआ आम जमीन को बंदोबस्त करने की शक्ति किसी भी प्राधिकार में, अनुमंडल पदाधिकारी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधान सचिव, किसी को नहीं है। तो यह इसमें यह कह रहा है कि किसी, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी मिलिट्री मैन ने वीर गति को प्राप्त किया देश के बॉर्डर पर लड़ते हुए, तो ऐसे स्थिति में अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि इनको हम 1 एकड़ जमीन दें उनके गांव में, तो वह पाया जाता है कि नहीं 75 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ मालिक है और 25 डिसमिल गैर मजरूआ आम है, तो 25 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ आम 75 डिसमिल को बंदोबस्त एसडीओ साहब कर देंगे, कलेक्टर साहब कर देंगे, उनको दोनों को कंकरेंट जुरिसडिक्शन है। लेकिन गैर मजरूआ आम जमीन को बंदोबस्त करने का प्रस्ताव अंचल अधिकारी से प्रारंभ होकर विभाग में आवेगा, कलेक्टर की अनुशंसा, कमिश्नर की अनुशंसा से, और वह स्टेट कैबिनेट में जाएगा फॉर कंसिडरेशन। और स्टेट कैबिनेट की मीटिंग आप सुनते होगा, राज्य मंत्री परिषद का यह निर्णय हुआ। तो राज्य मंत्री परिषद के निर्णय से, उनकी स्वीकृति से वह 25 डिसमिल गैर मजरूआ आम जमीन की बंदोबस्ती व्यक्ति विशेष के साथ में होगा। यह बहुत साफ है कि विधि विभाग से जब भी कोई कैबिनेट में जाता है प्रस्ताव, तो विधि विभाग वह जाता है, विधि विभाग अपनी राय देता है, वह वित्त विभाग जाता है इसके लिए कि भाई इससे कोई राज्य सरकार को क्षति तो नहीं हो रही है तो सरकार वहन करने की स्थिति में है कि नहीं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि विधि विभाग के परामर्श से कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव जाता है तो विधि विभाग द्वारा वह विधिक्षित होता है। तो गैर मजरूआ आम जमीन अगर विधि विभाग के परामर्श से राज्य मंत्री परिषद के द्वारा किसी को बंदोबस्त किया गया है तो उसका खाता उसी व्यक्ति के नाम से आप खोलेंगे। अन्यथा गैर मजरूआ आम जमीन का खाता आप बिहार सरकार के नाम से खोलेंगे। क्लियर है? अब तीसरे प्रकार की जमीन है तीसरे प्रकार की जमीन है केसरे हिंद।
इसको भी बतलाया गया होगा। और मैं आपको बहुत क्लियरली बतला देना चाहता हूं कि केसरे हिंद जमीन जो है वह 100% राज्य सरकार, मतलब क्या कहते हैं, पहले तो भारत सरकार का था, अब राज्य सरकार का है। वो हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर कर देते हैं। नाम ही इसका है केसरे हिंद। मान लीजिए क्या कहते हैं, जीटी रोड बना तो केसरे हिंद की जमीन, भारत सरकार का कोई गेस्ट हाउस है तो केसरे हिंद की जमीन है। अगर भारत सरकार ने मिलिट्री का कैंटोनमेंट, यहाँ दानापुर में मिलिट्री का कैंटोनमेंट है तो केसरे हिंद की जमीन वह मानी जाएगी है उसको। तो यह केसरे हिंद की जमीन के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अपना परिपत्र निर्गत करके इसको बहुत क्लियर कर दिया है, जिसको हम इसके 2 लाइन को पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो फिर और हम भी आपको कोशिश करेंगे इम्प्रेस अपॉन करने का। वह यह है, इसका विषय है केसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती, बिक्री एवं स्वामित्व के संबंध में। केसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती भी है, बिक्री भी है, ऑनरशिप भी है। इस तीनों के संबंध में हम मतलब क्या कहते हैं, आप क्लियरली समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 294 के अनुसार जो संपत्ति संविधान के लागू होने से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थी और केसरे हिंद के रूप में दर्ज की जाती थी, संविधान के लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। और दूसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि भूतपूर्व जमींदारों द्वारा आजादी के पूर्व केसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती की मान्यता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ही हक का हस्तांतरण कर सकता है। जब केसरे हिंद जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमींदार से प्राप्त नहीं था या उसकी बंदोबस्ती करना अवैध कार्रवाई की श्रेणी में आएगा और इसके आधार पर में इस प्रकार की बंदोबस्ती को वॉइड माना जाएगा। भूतपूर्व जमींदारों द्वारा अगर केसरे हिंद भूमि की बंदोबस्ती एवं बिक्री की गई है तो इस मामले में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर बंदोबस्ती अथवा बिक्री को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। अब यह है, दिस इज अबाउट मतलब कि गवर्नमेंट सर्कुलर। अब हमने आपको शुरू में ही पहले ही कह दिया कि जब मतलब क्या कहते हैं, चूंकि यह स्टेट सब्जेक्ट है लैंड रेवेन्यू, इसीलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान लागू हुआ। यह आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ऑटोमेटिकली जो जमीन था उसका मैनेजमेंट बिहार सरकार में आ गया। तो ऐसी स्थिति में केसरे हिंद को का जो जमीन पर जो 100% ऑनरशिप केंद्र सरकार का था वह खत्म हो गया और यह एक व्यवस्था कर दी गई कि ऐसे केसरे हिंद की जमीन जिस पर में केंद्र सरकार का 26 जनवरी 1950 को अपना दखल था, मान लिया जाए रेल का लाइन केसरे हिंद की जमीन पर में थी तो वह तो बिहार सरकार का नहीं होगा। मिलिट्री का कंटोनमेंट अगर मतलब क्या कहते हैं किसी केसरे हिंद की जमीन पर में है तो वह तो बिहार सरकार का नहीं होगा। जीटी रोड NHI अगर किसी केसरे हिंद की जमीन पर में किसी पार्ट ऑफ द मतलब NHI या GT रोड बना हुआ है तो वह तो बिहार सरकार का नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि एक से ज्यादा राज्यों में यह फैला हुआ है। तो इसी के कारण यह प्रावधान कर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को जिस जमीन पर में, जिस केसरे हिंद जमीन पर में भारत सरकार का दखल एवं कब्जा था, स्वामित्व था, वह केसरे हिंद जमीन भारत सरकार की रहेगी। शेष सभी जमीन केसरे हिंद टोटल की टोटल जमीन राज्य सरकार की हो जाएगी। और केसरे हिंद जमीन की दूसरी बड़ी विशेषता यह हुई कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को केसरे हिंद जमीन को न तो बेचने का पावर था, न तो बंदोबस्त करने का पावर था, किसी प्रकार के हस्तांतरित करने का पावर नहीं था। जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ ही केसरे हिंद की जमीन भारत सरकार बिहार सरकार में भेस्ट हो गई। इसीलिए केसरे हिंद की जमीन को अगर भूतपूर्व मध्यवर्ती ने बेच भी दिया है, उसको अगर क्या कहते हैं किसी को बंदोबस्त भी कर दिया है, तो वैसे स्थिति में वैसे व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खुलेगा। केसरे हिंद जमीन 100% भारत सरकार की है, भारत सरकार के नाम से उसका खाता खुलेगा। तो हम यह मान के चलते हैं कि आप केसरे हिंद जमीन भी आपको क्लियर हो गया है। अब अगला है हमारा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है खास महाल की जमीन। खास महाल की जमीन वह कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान देखेगा तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल करके दर्ज किया हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल भारत सरकार का मतलब कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल माने हो गया कि ब्रिटिश का शासन का, उससे कनेक्ट इसको किया गया है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल मतलब खास महाल की जमीन वह होती थी जिसमें सामान्यतः वह
मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट नियंत्रण में जो जमीन, और यह शहरी क्षेत्र में, यह 95% के खास महाल की जमीन शहरी क्षेत्र में हुआ करती थी, वह डायरेक्ट कंट्रोल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल के डायरेक्ट नियंत्रण में था। जो मतलब कि इंग्लिशमैन जो हम लोगों के शासक पहले हुआ करते थे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, उनके नियंत्रण में था। इस प्रकार की जमीन की भी बंदोबस्ती नहीं की गई है। इस प्रकार का उपभोग सरकार के द्वारा किया जाता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इस प्रकार की जमीन का किया जाता था। और देश स्वतंत्र होने के बाद भी मतलब क्या कहते हैं खास महाल की जमीन को बंदोबस्त करने की शक्ति किसी को, कलेक्टर, एसडीओ, कमिश्नर, मतलब क्या कहते हैं विभाग, किसी को भी केसरे खास महाल की जमीन को बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है। लाइकवाइज केसरे हिंद जमीन को, खास महाल और केसरे हिंद दोनों ही के मामले में आप यह समझ लें, और गैर मजरूआ आम जमीन के मामले में कोई भी अथॉरिटी स्टेट कैबिनेट के अलावा कोई भी प्राधिकार नहीं है जो इस प्रकार गैर मजरूआ आम जमीन, केसरे हिंद की जमीन, खास महाल की जमीन को बंदोबस्त करे। अगर इस प्रकार की बंदोबस्ती, इन तीनों प्रकार की जमीन की बंदोबस्ती किया जाना अगर पाया, अगर एसडीओ साहब ने गलती से किसी केसरे हिंद जमीन के किसी को बंदोबस्त कर दिया, किसी गैर मजरूआ आम जमीन को बंदोबस्त कर दिया, किसी खास महाल की जमीन को बंदोबस्त कर दिया, तो उसकी मान्यता आप नहीं देंगे और उसका खाता खोलेंगे बिहार सरकार के नाम से। तो यह खास महाल और खास महाल मतलब क्या कहते हैं जमींदारी उन्मूलन के बाद, सरकार में भेस्ट होने के बाद भी कि खास महाल की जमीन को बंदोबस्त नहीं किया जाता है। आपको यह जानकारी मैं देना चाहूंगा, या समझ लीजिए कि प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टे टेनेंसी एक्ट के तहत किसी को बासगीत का पर्चा और जमीन हम अगर शहरी क्षेत्र में है तो हम किसी को बंदोबस्त, शहरी क्षेत्र में वह एक्ट प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट भी प्रभावी नहीं है। और जमीन की बंदोबस्ती भी शहरी क्षेत्र में अगर सरकार की कोई जमीन है, गैर मजरूआ मालिक भी है, तो उसकी बंदोबस्ती नहीं होती है, एसडीओ साहब उसको बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। तो यह आप याद रखेंगे कि अगर इस प्रकार की बंदोबस्ती शहरी क्षेत्र के किसी जमीन की गई है तो उसका खाता व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं खुलेगा, सरकार के नाम से खुलेगा। मोर ओवर गैर मजरूआ आम, केसरे हिंद और खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती अगर एसडीओ साहब के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा किया गया है तो उसकी भी मान्यता नहीं होगी, उसका भी खाता सरकार के नाम से खुलेगा, उसकी मान्यता कोई भी सक्षम प्राधिकार नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा बकास्त और जिरात दो, और एक इसके अलावा एक और भी कैटेगरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जमीन। स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, शिक्षा विभाग की जमीन है, कृषि विभाग की जमीन है। तो इस प्रकार की जो जिस विभाग की जमीन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जमीन है, तो जितने भी मेडिकल कॉलेज है, मान लिया जाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो स्वास्थ्य विभाग की है। जाइएगा ब्लॉक में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में कृषि फार्म है, या उससे अलग हटके भी बहुत जगह कृषि फार्म बना हुआ कृषि विभाग की है, तो वह सब कृषि विभाग की जमीन कृषि विभाग के नाम पर में खाता खुलेगा। शिक्षा विभाग का स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये हाई स्कूल है, ये सभी के सभी शिक्षा विभाग के नाम से इसका खाता खुलेगा। तो यह सभी डिपार्टमेंट्स की जमीन है, तो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट के नाम से उसका खाता खुलेगा। और आगे एक जिरात की जमीन कहा जाता है और एक बकास्त की जमीन कहा जाता है। तो बकास्त जमीन और जिरात जमीन के बारे में आपको मैं यह बतलाना चाहूंगा कि बकास्त जमीन और जिरात जमीन ये दोनों के दोनों एक्स लैंडलॉर्ड की जमीन थी। जिरात उनका प्राइवेट लैंड था, जो मैंने आपको एक बतलाया है कि वे इनहेरिट किए थे अपने फोरफादर से, और बकास्त जो जमीन थी वह उनको बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स लैंडलॉर्ड उनको प्राप्त हुआ था। कोई निसंतान मर गया तो ऐसी स्थिति में उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह मतलब क्या कहते हैं वह चला गया एक्स लैंडलॉर्ड के पास में। तो यह मतलब उस जमीन पर में सवाल। और जिरात की जो जमीन थी, इस दोनों प्रकार की जमीन पर में खेती एक्स लैंडलॉर्ड अपने करते थे, अपने स्टॉक और उनके पास में जो लेबर हुआ करता था या हायर्ड लेबर से, उनके पास जो मवेशी था, उनके पास जो ट्रैक्टर था, ये मतलब क्या कहते हैं लेबर हायर करके अपने श्रम से इस प्रकार की जमीन पर जिरात और बकास्त, ये दोनों, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यह जिरात और बकास्त की जमीन जो है वह एक्स लैंडलॉर्ड की जमीन हुआ करती थी। अब जिरात और बकास्त मतलब क्या कहते हैं बकास्त जमीन को लेके बिहार मतलब पूरे राज्य में बहुत सारे एक मिसगिविंग्स था, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि जिरात की जमीन जो है, सॉरी बकास्त की जो जमीन है उस पर में स्वामित्व बिहार सरकार की है कि रैयतों की है। तो इसको और क्या कहते हैं हम लोग का नबीनगर जब थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनने लगा तो बहुत सारे बकास्त जमीन के बारे में सरकार के पास में मामला आया कि यह इस जमीन का कंपनसेशन किसको दिया जाए। लाइकवाइज बहुत सारे डिस्प्यूटेड गैर मजरूआ मालिक जमीन, आम जमीन, मतलब क्या कहते हैं केसरे हिंद, खास महाल की जमीन का कंपनसेशन किसको दिया जाए, यह बहुत सारे जब डिस्प्यूट आए
तो बिहार सरकार ने एक 925 लेटर नंबर 925 11/11/14 निकाला और इसमें बकास्त जमीन और सरकारी जमीन के रैयतीकरण की बात कही गई है। अब इसमें बकास्त के बारे में इन्होंने बड़ा साफ शब्दों में बिहार सरकार ने अपने इस पत्र में, या विधि विभाग से विधिक्षित है यह मामला या स्टेट कैबिनेट से अप्रूव्ड है, तो इसीलिए बड़ा मतलब यह एक संकल्प के रूप में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट यह पत्र है 925 11/11/14 की। उसमें बड़े अच्छे से शब्दों में यह लिख दिया है कि अगर बकास जमीन एक्स लैंडलॉर्ड के दखल कब्जे में है, उसका लगन रसीद उनके नाम, जमाबंदी उनके नाम से चलती है, लगन रसीद उनके नाम से निर्गत होता है, तो वह एक्स लैंडलॉर्ड की जमीन मानी जाएगी। खतियान मतलब जब आप खानापुरी करने जाएंगे तो एक्स लैंडलॉर्ड के नाम से खाता खोलेंगे। दूसरा, एक्स लैंडलॉर्ड ने अगर किसी मतलब क्या कहते हैं, एक्स लैंडलॉर्ड बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो वे अपनी सेवा के लिए बढ़ई रखते थे, घर में काम करने वाला हुआ करता था, लोहार होता था, बहुत सारा मजदूर होता था, जिसको वे जमीन मतलब दे के बसाते थे, उसको खेती की जमीन देते थे। तो अगर सर्विस ग्रांट के तहत, इसको इसीलिए इसमें यह शब्द डाला गया है कि सर्विस ग्रांट के तहत किसी बकास जमीन को एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी को दे दिया, नौकरी कर मतलब कि उसका चाकरी करने के लिए, उसका मतलब क्या कहते हैं काम करने के लिए दे दिया, तो वैसी जमीन को अगर उसके दखल कब्जे में है, उसके नाम से दाखिल खारिज हो गया है, उसका लगन रसीद करता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदमी विशेष की सर्विस ग्रांट के तहत वह जमीन दिया हुआ माना जाएगा, उस व्यक्ति विशेष के नाम से उसका खाता खुलेगा आपके सर्वे खतियान में। नंबर 3, अगर एक्स लैंडलॉर्ड ने किसी बकास जमीन को बेच दिया किसी के हाथ पैसा लेके या अन्य किसी कारण से, तो वैसे स्थिति में जिसने जमीन को खरीदा और उसके नाम से जमाबंदी चल रही है या नहीं भी चल रही है, जमीन उसने खरीद लिया है, तो ऐसी स्थिति में वह जमीन उस खरीदार की मानी जाएगी, वह मतलब एक्स लैंडलॉर्ड की नहीं मानी जाएगी, बिहार सरकार की नहीं मानी जाएगी, जिसने जमीन खरीदा है एक्स लैंडलॉर्ड से उसकी मानी जाएगी, या वह ट्रांसफर के कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार से मतलब क्या कहते हैं, बकास जमीन का ऑनरशिप इन प्रिंसिपल के आधार पर में आप डिसाइड करेंगे। अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो वैसी स्थिति में यह दे दिया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता को शक्ति प्रदत्त कर दी गई है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता बकास जमीन से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका रिजोल्यूशन करने के सक्षम प्राधिकार होंगे भूमि सुधार उपसमाहर्ता। अब इसी में सरकारी जमीन की रैयतीकरण की बात है, बहुत सारी सरकारी जमीन, तो उसमें यह मतलब क्या कहते हैं, बड़े साफ शब्दों में मैंने जो कहा है उसको केवल हम यह रिपीट कर देते हैं कि गैर मजरूआ मालिक जमीन के बारे में यह जो रैयतीकरण की बात है, इसमें यह लिख दिया कि अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने रजिस्टर्ड पट्टा से दे दिया 1146 के पहले, तो मान लो सादा हुक्मनामा से दे दिया और उसका रिटर्न में दाखिल कर दिया और उसकी जमाबंदी चल गई 54 से 54-55 से, तो उसको मान लो 1146 के बाद अगर किसी एक्स लैंडलॉर्ड ने जमीन बंदोबस्त किया और 4H के तहत उसको रद्द नहीं किया गया तो उसको भी मान लो। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मतलब क्या कहते हैं, रामगढ़ के राजा थे, उनके 4 लाख एकड़ जमीन को रद्द किया गया था, उनकी 1146 के बाद उन्होंने 4 लाख एकड़ जमीन बंदोबस्त किया था, उससे ज्यादा किया था, 4 लाख एकड़ जमीन ऐसा था जिसको पाया गया कि बंदोबस्ती मतलब जमींदारी उन्मूलन के पर्पस को डिफीट करने के लिए इन्होंने किया है, राज्य को क्षति पहुंचाने के लिए इन्होंने किया है, तो 4 लाख एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, उस बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया कलेक्टर के द्वारा अंडर सेक्शन 4H। तो अगर 1146 के बाद अगर किसी को बंदोबस्त किया गया है तो उसको मान लिया जाए। तो ये इसमें गैर मजरूआ आम मतलब कि मालिक जमीन के बारे में भी यह कहा है। और इसमें 2 बातें एक और बड़े इंपॉर्टेंट है, वह हम लोगों का जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन उस पत्र में इसका उल्लेख किया हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट की इसमें चर्चा की है कि अगर मान लिया जाए सरकारी जमीन पर में कोई आदमी 30 साल से ज्यादा दिनों से काबिज है तो और उसके पास में उस मतलब जमीन पर में अधिकार का सक्षम कागजात है उसके पास में, तो आपको लिमिटेशन एक्ट का अनुच्छेद 112, लिमिटेशन एक्ट 1963 का है, उसके अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया हुआ है कि 30 इयर्स या उससे ज्यादा अवधि से कोई आदमी किसी सरकारी जमीन पर में है और उसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट है तो एडवर्स पोजेशन वह क्लेम करके उसकी जमीन वह मानी जाएगी। और अगर किसी रैयती जमीन पर में 12 साल से ज्यादा दिनों से वह काबिज है और उसके पास में डॉक्यूमेंट्री प्रमाण है उसका, तो ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजेशन के आधार पर में उसकी जमीन वह मानी जाएगी। लेकिन यहां आप याद रखेंगे कि लिमिटेशन एक्ट का की व्याख्या रेवेन्यू कोर्ट नहीं करती है, एएसओ साहब नहीं करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट के सेटलमेंट ऑफिसर नहीं करेंगे, कलेक्टर, एसडीओ, कोई भी पदाधिकारी। लिमिटेशन एक्ट की व्याख्या सिविल कोर्ट करती है। किसी आदमी को इस प्रकार का अगर कोई दावा है तो उसको ही विल हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ सिविल कोर्ट, और वह लिमिटेशन एक्ट के तहत उसको अपना एडवर्स पोजीशन डिक्लेयर करवाना होगा। अगर वह डिक्लेयर कराता है तो ऐसे स्थिति में उसके नाम से खाता खुलेगा। लेकिन यहां एक चीज और भी हम बतला देते हैं कि इसी पत्र में यह भी उल्लेख किया हुआ है कि कितने भी दिनों से कोई भी आदमी सरकारी जमीन पर में काबिज है, दखल में है, वह 50 साल से हो सकता है, 100 साल से हो सकता है, लेकिन उसके पास में सक्षम प्राधिकार का कोई कागजात नहीं है, तो वैसी स्थिति में वह कितने भी दिनों का हो तो वह अवैध दखल के आधार पर में एडवर्स पोजीशन नहीं क्लेम कर सकता है। लाइकवाइज रैयती जमीन पर में कोई ट्रेसपासर है, कोई जबरदस्ती हम नौकरी कर रहे हैं, मेरी जमीन पर में चढ़ गया है, घुस गया है, उस पर में दखल कर लिया है, तो वह 12 साल के बाद भी उस पर में उसका एडवर्स पोजीशन डिक्लेयर नहीं होगा। उसको प्रमाणित करना होगा कि वह किस अधिकार से इस जमीन पर गया है। ऐसा कोई अधिकार वह प्रमाणित करता है तो 12 साल से ज्यादा दिनों से अगर वह किसी रैयती जमीन पर में है तो ऐसी स्थिति में एडवर्स पोजीशन आर्टिकल 112 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, उसके तहत वह एडवर्स पोजीशन उसका माना जाएगा, उसकी मान्यता होगी और उसके नाम से खाता खोला जाएगा। तो ये मतलब क्या कहते हैं, दिस इज अबाउट लैंड और बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसके अलावा आप अगर कोई प्रश्न चाहें तो हमसे पूछें। एक चीज और भी हम आपको एक जजमेंट पढ़ के सुनाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 4H के तहत यह मतलब क्या कहते हैं कार्रवाई हुई थी। यह दरभंगा का मामला है। दरभंगा के कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर ने 4H की कार्रवाई करके एक जमीन की जमाबंदी को और उसकी बंदोबस्ती को रद्द कर दिया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। मतलब नहीं होता पढ़ने के क्रम में यह देखने में लगा तो हमको लगा कि आप तक इसको हम पहुंचा दें। उसमें यह देखिए, आप सुनिए, इट वॉज हेल्ड बाय द पटना हाई कोर्ट दैट द फर्स्ट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन टू कॉन्टेंट, मतलब यह क्लेम किया किसी आदमी ने कि हमारी बंदोबस्ती जो हुआ 1146 के पहले की है, उसके आधार पर उनकी जमाबंदी चल रही थी। एडिशनल कलेक्टर दरभंगा ने उस जमाबंदी को रद्द कर दिया, मतलब क्या कहते हैं बंदोबस्ती को रद्द कर दिया, जमाबंदी को रद्द कर दिया। वह पटना हाई कोर्ट आया। तो आप सुनिए थोड़ा सा। द स्टेट ऑफ बिहार हैविंग एक्सेप्टेड द रेंट फ्रॉम द पेटिशनर्स 1361 firstly and having granted a rent receipt for the same was not entitled to challenge the genuineness and validity of the settlement, and दूसरा, the settlement in question having apparently been made before the 1st January 1946, it was beyond the jurisdiction of the additional collector to entertain and decide the question that the settlement was actually made after 1st January 1946. एडिशनल कलेक्टर ने यह जमीन की बंदोबस्ती 1146 के पहले हुई थी। एडिशनल कलेक्टर ने इसको एग्जामिन करके यह दिया कि नहीं, यह जो मतलब क्या कहते हैं रैयत का दावा है कि 1146 के पहले इसकी बंदोबस्ती, यह गलत है। इसकी बंदोबस्ती 1146 के बाद हुई है, इसीलिए इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन आपने जमाबंदी खोल दिया, आपने लगान रसीद निर्गत कर दिया। हाई कोर्ट ने यह माना कि नहीं, आपने 1146 के पहले यह बंदोबस्ती हुई है और इसको आप यह नहीं कह सकते हैं कि 1146 के बाद की है, और इस प्रकार की बंदोबस्ती को आप मतलब कैंसिल, वॉइड घोषित आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मतलब क्या कहते हैं, देखिए फाइनल ऑर्डर जो है, एज रिगार्ड द सेकंड कंटेंशन इट वाज हेल्ड दैट द एडिशनल कलेक्टर हैड नो jurisdiction to entertain and decide the question that the settlement which was prima facie shown to have been made before 1st January 1946 was actually made after that date, and that the additional collector's order annulling the settlement under section 4H was therefore without jurisdiction। तो इनको बड़े अच्छे से यह कह दिया गया, एडिशनल कलेक्टर के आदेश को खत्म कर दिया गया, यह लिखते हुए कि भाई एडिशनल कलेक्टर 4H के तहत आपको इसमें शक्ति प्रदत्त नहीं है, आप इसको मतलब क्या कहते हैं रद्द नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट मतलब क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स, और मोटा मोटी हमने कोशिश किया है कि आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में यह मैटर्स आ गया हो। अगर आपको लगता हो कि इससे अभी तक जितनी बातें मैंने की है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। तो हम थोड़ा सा लगान के संबंध में आपको अप्राइज करना चाहेंगे, लगान के संबंध में अपडेट करना चाहेंगे कि लगान की बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब क्या कहते हैं इतिहास है, वह कहां से चला और कहां आज की डेट में है। तो वह अगर हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे अगर समय बचेगा तो। लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस हम बोलते चले जाएं, आप इंटरेक्ट न करें, आप हमसे प्रश्न न पूछें तो हम यह समझेंगे कि
हम बोल रहे हैं वह आपके सर के ऊपर से जा रहा है, या वह आपके समझने मतलब क्या कहते हैं आपके लायक आप ही ऊंचे मतलब आपका जो क्लास है वह ऊंचे दर्जे का हो गया। हम जो कह रहे हैं वह आपके लिए कोई माने मतलब नहीं रखता है। तो हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं यस कि अब आप प्रश्न हमसे पूछिए। अजीत कुमार जी, अजीत है ना जी, अमित कुमार, अमित। हाँ सर, हाँ हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर सादा पट्टा और हुक्मनामा थोड़ा समझाएंगे एक बार। जो सादा पट्टा से किसी को जमीन दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये नहीं समझ रहे। सादा मतलब यह हुआ कि एक कोई भी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यह कहता है कि 500 रुपया से कम का कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वह रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसकी कोई मतलब रजिस्टर्ड होने की बाध्यता नहीं है। तो अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो मान लिया जाए भूतपूर्व मध्यवर्तियों को उन्होंने दिया 200 रुपया में कोई जमीन किसी को बंदोबस्त कर दिया, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाने की बाध्यता नहीं थी। उसने लिखा कि हम 200 रुपया प्राप्त करके यह जमीन अमुक आदमी को बंदोबस्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सादा कागज पे, सादा कागज पर, इसीलिए उसका नाम, वो तो जमींदार तो मालिक न होता था, तो उसका हुक्म हुआ, आदेश हुआ, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया सादा हुक्मनामा, सादा पट्टा। जो सादा पट्टा है दैट इज सादा हुक्मनामा। यस यस, क्लियर है? जी जी। हाँ, ये कौन है भाई? ओम प्रकाश। हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, जैसे बेतिया में जो बेतिया राजा का जो जमीन है, तो वो तो अभी सर गवर्नमेंट इसको ले लिया, या इसमें बहुत से दिख रहा है कि अभी बेच भी रहा, फिर खरीदारी भी कर रहे, जबकि उनको वंशज नहीं, इसका कौन अथॉरिटी है? बहुत सा जमीन है सर बेतिया राजा, हम बतला देते हैं। हाँ हाँ, बेतिया राज के पास में आज के तिथि में लगभग 5400 एकड़ जमीन है। उसके हर एक खाता वाइज, खेसरा वाइज, मतलब क्या कहते हैं डिटेल्स, वह बेतिया जिला में ही नहीं है, पूर्वी चंपारण में भी है, वह छपरा जिला में भी है, वह बनारस में भी है, वह इलाहाबाद में भी है, वह हम पानी की नहीं जरूरत। तो वह बेतिया राज की जमीन मतलब क्या कहते हैं जहां भी है। अब बेतिया 1896 ईस्वी में बेतिया राज की जो लास्ट महारानी थी जानकी कुंवर का, आप नाम सुनेगा, वहां जानकी कुंवर नाम का वहां का जो डिग्री कॉलेज है बेतिया का, वह जानकी महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय है, डिग्री महाविद्यालय, समझ रहे हैं। तो 1896 में महारानी जानकी कुंवर का निधन हो गया, तो उसका कोई लीगल वारिस, उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई लड़की या लड़का नहीं था, तो सरकार ने उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत ले लिया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लाके और यहाँ के जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन होते हैं उसको उसका संरक्षक घोषित कर दिया गया। और यहाँ से उनका अपना जो मतलब क्या कहते हैं हायरार्की था, उनका जो स्टाफिंग था उसको रखा गया कि जितने लोग काम कर रहे थे, मान लिया जब महारानी जब जिंदा थी तो उस समय में उनका अपना रिकॉर्ड रूम था, उनके उस स्टाफ थे, उनके नौकर थे, उनके देखने मतलब जमीन को देखभाल करने वाले लोग थे, तो उन सबकी सेवा को बहाल रखा गया एज इट इज। दो बातें हुई, एक संरक्षक के रूप में, कंजर्वेटर के रूप में नियुक्त कर दिया गया, मतलब क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष को। वह अभी बेच भी रहे हैं तो वही जो रखा गया नहीं बतला दे, नहीं क्लियर, पहले हमको क्लियर करने दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब वे संरक्षक के रूप में है, और एक आदमी बेतिया राज के जो टोटल जो व्यवस्था है उसको मैनेज करने के लिए एक पहले एडीएम हुआ करते थे, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के एक पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के, वहां मैनेजर होते हैं जो कार्मिक एवं प्रशासनिक या सामान्य प्रशासन विभाग उनको वहां नोटिफाई करती है, वे होते हैं। अब आपने कहा कि उसके जमीन को कोई बेच रहे हैं, आप यह समझ लीजिए कि संरक्षक हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष, वे जमीन को बेच नहीं सकते हैं। मैनेजर हैं, वह देखभाल करने के लिए है, देखरेख करने के लिए है, उसको सुरक्षित रखने के लिए है। न तो बेतिया राज के मैनेजर वह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, और न ही मतलब क्या कहते हैं राजस्व परिषद के अध्यक्ष। दोनों में से किसी भी आदमी को जमीन बेचने का पावर नहीं है, वे जमीन को नहीं बेच सकते हैं। वहाँ तो ऐसा भी मामला आ रहा है कि जो वहाँ का लोकल आदमी उसको जमीन खरीद भी रहा है, कोई बेच भी रहा है सर, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रहा। हम आपको बतला देते हैं, वह ऐसा है कि जो बेतिया राज की जो 5400 एकड़ जमीन है उस सबका एक बुकलेट बनाया गया था राजस्व परिषद के द्वारा। उस बुकलेट की कॉपी हर एक अंचल अधिकारी को, एडिशनल कलेक्टर को, एसडीओ को, डीसीएलआर को, उसका मतलब क्या कहते हैं 50 कॉपी करके सभी जो कंसर्न है सबको बांट दिया गया कि भैया इसमें जो जमीन है उसकी अगर खरीद बिक्री कोई कर रहा है तो उसकी मान्यता नहीं दो, रजिस्ट्रार साहब को दिया।
जी सर। सीओ साहब को दिया कि भैया तुम्हारे अंचल क्षेत्र की अगर बेतिया राज की जमीन की कोई खरीद बिक्री किया है तो उसकी मान्यता तुम नहीं दो, उसके नाम से दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करो। ये सभी सर्कुलेटेड हैं, सबको सभी अंचल ऑफिस में है। और आप जब जाएंगे एएसओ के रूप में तो आप भी अंचल पदाधिकारी से वह उसकी एक फोटोकॉपी या एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस से, डीसीएलआर के ऑफिस से एक उसको, हम एडिशनल कलेक्टर हुआ करते थे बेतिया में, हमने उसको फोटोकॉपी करके बंटवाया है। हम अभी नहीं कहना चाह रहे थे, फिर भी आपको यह कह दे कि हमने बंटवाया है, इसीलिए हम आपको फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वह सभी ऑफिस में है। अगर किसी खुदा न खास्ते जाएंगे, जो दल यहाँ से जाएगी पूर्वी चंपारण जाएंगे, अगर आपको न मिले तो अंचल ऑफिस में, तो आप एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस से, कलेक्टर के ऑफिस से उसकी एक फोटोकॉपी करा के रखेंगे और उसका खाता आप बेतिया राज के नाम से खोलेंगे। क्योंकि अभी आज के डेट में उसका कोई ऑनर डिसाइडेड नहीं है। मैटर इज सब जुडिस दैट इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन फॉर फाइनल डिसीजन। नहीं अच्छा, शशि रंजन जी। सर, खास महल की जो जमीन थी उसका पहले किसके पास ऑनरशिप था उसका? अंग्रेजों के पास में, भारत सरकार के पास में। और अभी किसके पास है सर? अब बिहार सरकार के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है उसका? मैंने आपको कहा ना कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, संविधान के 7वीं सूची में जमीन का प्रबंधन राज्य सरकार को दिया गया है। सभी, बिहार नहीं, सभी राज्य में, बंगाल सरकार को, सभी राज्य सरकार को दे दिया गया है। इसी के कारण जमीन जितनी है वह सब बिहार सरकार के नियंत्रण में आ गई। वह केवल एक्सेप्शन वही है कि जिस जमीन पर में भारत सरकार का, मानिए रेलवे लाइन बना के, रेलवे का स्टेशन, क्या कहते हैं, मिलिट्री का छावनी, गेस्ट हाउस, 4 लेन, यह सब जो केंद्र सरकार का की जो जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके रूप में जिस जमीन पर केंद्र सरकार का दखल पाया गया 26 जनवरी को, वही रहा केंद्र सरकार का। से सभी जमीन बिहार सरकार की हो गई। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज के डेट में अगर रेलवे को अपना स्टेशन बनाने के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, लाइन बिछाने के लिए जमीन की जरूरत है तो राज्य सरकार को उसको पेमेंट करना पड़ता है। ऑन पेमेंट बेसिस उनको जमीन मिलती है। केसर हिंद और सर खास महल दोनों सिमिलरिटी है क्या दोनों में सर? खास महल और केसर हिंद में, केसर हिंद, इस मायने में केसर हिंद और खास महल में सिमिलरिटी है। वो भी पहले अंग्रेजों का था, अब राज्य सरकार का हो गया। भारत नाम ही है उसका, खास मतलब क्या कहते हैं, केसर हिंद भारत सरकार की वह जमीन थी। और खास महल की जमीन सरकार, राज्य सरकार की ही मानिए, इसको भारत सरकार को, उस समय के जो प्रशासक थे, जो अंग्रेज प्रशासक हुआ करते थे, उनके नियंत्रण की थी, उनके उपयोग की थी। वे जिस उपयोग में उसको डालते थे उस उपयोग में उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका उपयोग होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल करके दर्ज था। तो इट वाज बट नेचुरल कि आप जो कह रहे हैं कि केसर हिंद और खास महल, ये दोनों में ऑनरशिप के मामले में मतलब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट सिमिलैरिटी है। ओके। हाँ हैं। नमस्कार सर। हाँ ब्रजेश जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर। अभी आप जो बताए ये बंदोबस्ती के संबंध में, अगर कोई रैयत है उसका 1954 के पहले 1953-52 से अगर रिटर्न जमाबंदी है और लगातार रसीद कट रही है, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में गैर मजरूआ मालिक जमीन अगर वो है तो उसकी बंदोबस्ती हम रैयत के नाम से करेंगे। नहीं अब बंदोबस्ती आप कहाँ करेंगे? बंदोबस्ती तो आप कह रहे हैं कि हो चुकी है। सर रिटर्न जमाबंदी सर और बंदोबस्ती दोनों दो चीज है क्या सर? दोनों दो चीज है। तो अगर रिटर्न जमाबंदी 1952-54 का अगर मिल रहा है आपको, हम थोड़ा सा हम आप क्लियर कर देते हैं, आपको समझ में बात आ जाएगी। रिटर्न यह हुआ कि जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो जमींदार को यह आदेश दिया गया कि आप किस जमीन को अपने पास रखना चाहते हैं, किस जमीन को आप किसी को बंदोबस्त किए हैं, किस जमीन में सैरात है, किस जमीन में पहाड़ है, किस जमीन में नदी है, किस जमीन में नाला है, उसका एक आप विस्तृत ब्यौरा सरकार को दीजिए। रिटर्न सर किस डेट से लेंगे सर? डेट सर हमको कहने दीजिए ना। तो उसका जमींदार, भूतपूर्व जमींदारों ने एक रिटर्न दाखिल किया, उसमें लिखा कि यह रैयत की जमीन,
यह मतलब क्या कहते हैं हमारी जमीन, यह जमीन क्या कहते हैं गैर मजरूआ आम है जो किसी को सेटल्ड नहीं है, यह जमीन गैर मजरूआ खास है जो किसी को सेटल्ड नहीं है, यह गैर मजरूआ खास हमने अमुक आदमी के नाम से सेटल कर दिया है। तो वह रिटर्न जो था उसके आधार पर हम लोगों की जो मतलब राजस्व से संबंधित जो अभिलेख हैं, राजस्व का जो हम शुरू किए, जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो जमींदार के पास में जो भी कागजात था वो हमने ले लिया, रिटर्न उससे लिया, और उसी के आधार पर में जो रिटर्न था उसके आधार पर, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान था उसके आधार पर में, और जो कागजात अन्य कागजात जमींदार के पास था उसके आधार पर में जमाबंदी पंजी का गठन किया गया, कंटिन्यूअस खतियान बना। यस सर। उसके आधार पर में तब न राजस्व कर्मचारी का पद बना। पहले तहसीलदार होता था, अब राजस्व कर्मचारी होता है। यस सर। अब अंचल अधिकारी होते हैं, अब क्या कहते हैं अंचल निरीक्षक या राजस्व अधिकारी होते हैं। ये सब पद पहले नहीं थे, पहले तहसीलदार होता था या उसके ऊपर जो भी उनका हायरार्की था। तो रिटर्न एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, जो जमींदार ने दे दिया उसको आप छुएंगे नहीं, उसमें किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जमाबंदी पंजी जो है यह डायनेमिक रिकॉर्ड है। यह हमेशा अगर कोई मेरे नाम से किसी जमीन की जमाबंदी है, हमने उस जमीन को बेच दिया आपको, तो आपके नाम से उसकी जमाबंदी हो जाएगी दाखिल खारिज होने के बाद। तो यह डायनेमिक रिकॉर्ड हो गया ना। तो जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो हम लोगों के सामने, बिहार सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि हम रजिस्टर टू जमाबंदी पंजी कंटिन्यूअस खतियान कैसे बनावे। तो हमको जो जमींदार ने दिया, अब आपकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे ऐसे भी जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार, जो टोटल जमींदार का रिटर्न नहीं दिया, किसी मौजा का दिया, किसी का नहीं दिया, किसी मौजे का पार्ट ऑफ द लैंड का दिया, पार्ट ऑफ द लैंड का नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में इट बिकेम एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन अ जमाबंदी पंजी। तो हम लोगों ने उस समय में, आपको बतलाया गया होगा या नहीं बतलाया गया तो आप समझ लिए कि 1954 से लेकर 1959 तक फील्ड बुझारत चला। जैसे आप जा रहे हैं सर्वे सेटलमेंट करने के लिए, तो यह भी एक मिनी सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन था फील्ड बुझारत का। तो फील्ड बुझारत में हर एक प्लॉट पर में सरकारी कर्मचारी को जाना था। सरकारी कर्मचारी गए और उन्होंने इनलिस्ट किया कि किस पर में तालाब है, तालाब है तो किसकी है, सरकार की है, रैयत की है, किस जमीन पर नदी है, किस जमीन पर नाला है, किस जमीन पर में पेड़ है, किस जमीन पर में भूतपूर्व मध्यवर्ती का घर है, किस जमीन पर में उसका फैक्ट्री है, किस जमीन पर उसका गोला है। तो ये सभी सर्वेक्षण का काम फील्ड बुझारत, इसका नाम ही था कि प्लॉट टू प्लॉट वेरिफिकेशन। हर एक प्लॉट पर में राजस्व कर्मचारी को, अंचल अधिकारी को, अंचल निरीक्षक को जाना था और फील्ड बुझारत के आधार पर में हम लोगों को जमाबंदी पंजी को, मतलब क्या कहिएगा, उसको अंतिम रूप देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का फील्ड बुझारत का जो काम था वह सक्सेसफुल नहीं हो सका, इसीलिए उसकी मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। किसी भी जजमेंट में फील्ड बुझारत का उल्लेख नहीं है। वह हम लोगों का हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है, वह कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वह अंतिम रूप से वह मतलब क्या कहते हैं प्रकाशित, प्रसारित नहीं हुआ, सरकार के द्वारा उसकी मान्यता नहीं दी गई फाइनली। और इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, आप जो जा रहे हैं, हमको थोड़ा कह लेने दीजिए, आप जो अभी जा रहे हैं, आपके पास में सर्वे सेटलमेंट का काम और वह भी डिफेक्ट फ्री करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज अ बिग चैलेंज फॉर यू। ये इस काम को राजस्व अधिकारी कर रहे थे, उन लोगों से देखा गया कि 2012 से कर रहे हैं, नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। फील्ड बुझारत का काम हम लोगों का अनसक्सेसफुल रह गया। रिविजनल सर्वे 28 जिला में शुरू हुआ, 16 जिला में ही फाइनल हुआ, 12 जिला में इनकम्प्लीट रह गया। पटना जिला का रिविजनल सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, यू विल बी सरप्राइज टू नो। यहाँ खतियान फाइनली पब्लिश नहीं हुआ। तो आप जो जा रहे हैं, आपको इसीलिए यह मतलब क्या कहते हैं हायर लेवल पर में इस पर चिंतन किया गया, मंथन किया गया कि अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रोजेक्ट है कि हम एक बार अगर मतलब क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट का काम डिफेक्ट फ्री ढंग से कर लेंगे तो जमीन का डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, सही जो जमीन के मालिक हैं वे हो जाएंगे। मोर ओवर आज के डेट में वह रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो आप इन सभी को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ के, आपको हम घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप नॉलेज से, मतलब क्या कहते हैं, एक इंजीनियर को इसीलिए लाया गया यह मान के कि भाई आप टेक्निकली साउंड हैं, आपका जो IQ लेवल है वह अन्य के कंपैरेटिवली जो राजस्व अधिकारी है उनसे बेटर है, तभी ना आपको लाया गया, नहीं तो राजस्व अधिकारी ही करते। तो यू डू इट, आप इसको समझिए, अब परफेक्टली समझिए, परफेक्टली काम करिए, डिफेक्ट फ्री करिए और टाइम शेड्यूल में करिए। ये सभी बातों का ध्यान में रखिए। चलिए आप पूछिए। राजकमल जी।
हाँ, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। दूसरी हैं अमित कुमार जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी कोई जमीन थी खास महल की जो अंग्रेजों के द्वारा किसी अपने खास व्यक्ति को दी गई हो? तो अगर 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 खास महल की जमीन को मतलब क्या कहते हैं, न बेचने का प्रावधान है और न उसको बंदोबस्त करने का प्रावधान है, तो अगर ऐसे इस प्रकार के किसी खास महल जमीन को किसी को दिया गया है और उसकी जमाबंदी चल रही है, तो दिस इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आज के डेट में अब 4H के तहत हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। अब हम लोगों के यहाँ म्यूटेशन एक्ट में जमाबंदी कैंसिलेशन का पावर एडिशनल कलेक्टर को सेक्शन 9 के तहत दिया हुआ है, जो हम आपको बतलाए हैं, और रूल 13 के तहत दिया हुआ है, तो उसके तहत उसमें कार्रवाई होगी। एंड एडिशनल कलेक्टर विल डिसाइड कि इसकी जमाबंदी सही है या गलत है, वे उसका निर्णय करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे सर? उसमें आप खास महल के रूप में उसकी एंट्री करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। हमेशा याद रखिएगा कि हम सरकार का जो इंटरेस्ट है उसको पहला मेरा दायित्व बनता है कि सरकार के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें। हाँ, राजकमल जी। हेलो। हाँ, आ रही आई आवाज आई, बोलिए सर। हाँ सर, प्रीवियस क्लास में आपने बताया था कि खाता खोलने के क्रम में अगर 70 जितने भी दाखिल खारिज हुए हैं, जितना परसेंट, अगर 75% हुआ है तो उतना ही सर्वे करना है, मतलब खाता खोलना है। आप भी बताया सर, आपने बताया कि जैसे गैरबजरुआ जमीन का पर्चा के आधार पर भी जिसको बंदोबस्त किया गया है उन्हें भी खोलना है। तो सर ये थोड़ा हम समझा देते हैं राजकमल जी, आप कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है कम्युनिकेशन। नहीं सर, आपने बताया, आप सुनिए हमारी बात को सुनिए ना। आप जो सर्वे सेटलमेंट का काम करने जा रहे हैं, हर 1 इंच जमीन, 1 इंच भी, चाहे वह उसका खाता हो नहीं हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। किसी जमीन की खाता अगर नहीं भी चल रही है, हर इंच जमीन का सर्वे होता है, हर इंच सर्वे तो होता है सर, लेकिन खाता खोलना किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए है। हाँ, हम आपको कहते हैं जब आप खानापुरी के स्टेज में जब आप खाता खोलिएगा तो हर इंच जमीन का खाता, चाहे तो वह सरकार के नाम से खुलेगा या रैयत के नाम से खुलेगा। तो क्लियरफाई कैसे कर पाएंगे? क्या अगर नदी का बेड है तो सरकार नहीं सर, म्यूटेशन की बात आ रही है। म्यूटेशन आपका कंसर्न नहीं है, म्यूटेशन तो कंसर्न नहीं है सर, लेकिन एक पार्ट है ना सर उसका कि दाखिल खारिज किया हुआ है तो ही खोलना है। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं किया हुआ है ये भी खोलना है। हाँ, सुनिए ना, हमारे उदाहरण के लिए आप पुराना अगर रिविजनल सर्वे का या कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान को देखेंगे, अब मान लिया जाए माई फादर इज नो मोर, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई के नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ। अगर दाखिल खारिज हो गया तो आपके लिए बहुत आसान है, खाता खोलिएगा तीनों भाई के नाम से। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप उसमें खतियान में आप उसको नाम डालिएगा, मेरे फादर का नाम, और तीनों भाई का नाम डालिएगा, ब हिस्सा बराबर, तीनों का बराबर बराबर हक। आप खतियान जो है वह ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ राइट है, आप राइट क्रिएट कर रहे हो, ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ राइट है। तो हर इंच का जो आप जो खतियान बनाइएगा और नक्शा जो बनेगा, तो हर इंच जमीन का, जिस मौजे का नक्शा होगा, हर इंच जमीन का आपको हिसाब देना है। सरकार का है, रैयत का है, किसका है, नहीं है, किसका कितना हक है, ये आप ऑल्दो हक निर्धारित हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन खतियान बनाने के लिए यह बाध्यता है कि अगर किसी का 2 लड़का है तो जमीन का डिटेल्स रहेगा, वह हिस्सा बराबर। अब दाखिल खारिज के लिए अगर सीओ साहब दाखिल खारिज नहीं करेंगे तो क्या मतलब क्या सर्वे सेटलमेंट का काम रुका रहेगा 10 साल? नहीं, वही कंफर्म करना था सर। ठीक है, वही कंफर्म करना था। नहीं, क्लियर है आप? ओके सर। हाँ, और कोई? अविनाश जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर जैसे कोई जमीन है, गैरमजरुआ खास जमीन है या फिर रैयती जमीन है, हाँ, और उसमें खाता तो वो गैरमजरुआ मालिक के नाम से है और रैयत के नाम से है, दोनों कंडीशन में, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में ये लिखा हुआ है बकब्जे और किसी और के नाम से है, तो उसका क्लेम कहाँ तक जायज होगा? हाँ, हम आपको ये बतला दें कि गैरमजरुआ जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे हुआ,
उस समय में जनसंख्या का लोड कम था, कम लोग थे, जमीन से लोगों को बेईमानी भी बहुत कम थी, टू बी स्पीकिंग वेरी फ्रैंक। तो उस समय में किसी जमीन पर में अगर सरकारी जमीन पर कोई बसा हुआ पाया गया तो अभियुक्त खतियान के कॉलम में, मतलब मालिकियत के कॉलम में गैर मजरूआ लिखा गया मालिक, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरे हिंद बकास, सब कुछ लिखा गया। लेकिन अभियुक्ति के कॉलम में यह लिख दिया अवैध दखल अमुक आदमी। जी सर। तो अभी जो अब सर्वे होने जा रहा है, हमको जैसा याद है कि हम मतलब क्या कहते हैं, जिस समय में विभाग में थे उस समय में आज से 3 साल कबल बहुत क्लियर ऑर्डर इशूड है यहाँ से विभाग से कि गैर मजरूआ सरकार की जमीन पर में अगर किसी का दखल कब्जा भी पाया जाता है तो उसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। वह सरकार के खाते में गैर मजरूआ मालिक जमीन करके उसकी एंट्री होगी, वह इसलिए नहीं होगी। 2 बात है कि अगर आप इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे तो 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं बचेगी, सब जमीन को कोई ना कोई पकड़ लेगा या आपका अमीन बेईमानी से किसी न किसी का नाम उस पर में डाल देगा। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सरकार की जो जमीन, इस आशय का सर्कुलर भी इशूड है सर्वे डायरेक्टरेट से कि अगर सरकार की जमीन है, गैर मजरूआ आम जमीन है, उस पर में कोई आदमी दखल भी कर लिया है तो उसका कोई उल्लेख नहीं करना है। वह इसलिए भी नहीं करना है कि अगर एक बार खतियान में उसका नाम आ जाएगा अवैध दखल के रूप में ही, तो वह आफ्टर 30 इयर्स वह लिमिटेशन एक्ट के तहत एडवर्स पोजीशन में वह जा सकता है। तो इसीलिए अवैध दखल का प्रयोग, जो सरकार की जमीन है तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा, रैयत की जमीन है तो रैयत के नाम से खाता खुलेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यदि वो कैडेस्ट्रल सर्वे में भी उसका ये मतलब उस अभियुक्ति कॉलम में उसका कब्जा दर्ज है तो आप उसको भूल जाइए, इसलिए कैडेस्ट्रल सर्वे 1914, 15, 16, 17, 18, 19 में हुआ, 5 वर्षों में। आज के डेट में 100 साल बाद परिस्थितियां बदल गई, ऑनरशिप चेंज कर गया, दखल कब्जा बदल गया। आज के डेट में सरकार की जमीन प्योरली सरकार की। हम क्या कहा आपको कि हम सरकार के मुलाजिम हैं, पहले हमको सरकार के इंटरेस्ट को बचाना है। मोरओवर इस प्रकार की प्रविष्टि लिख के लैंड डिस्प्यूट को भी बढ़ावा मिलता है। ये भी समझ लीजिए कि किसी आदमी का अवैध दखल लिखा गया, कल होके वो जाएगा कि मेरा लगान निर्धारण कर दीजिए, जाएगा सीओ साहब का मेरा दाखिल खारिज कर दीजिए। और अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के अवैध दखल के आधार पर में बहुत सारे मामलों में लगान निर्धारण भी हो गया। हमारे पूर्वज पहले के पदाधिकारी जिनको जानकारी नहीं थी, उनको मतलब क्या कहते हैं नियम कानून की सही जानकारी नहीं होने के कारण लगान निर्धारण भी हो गया। इस प्रकार के मामलों में गैर मजरूआ जमीन का लगान निर्धारण नहीं करना है, उसकी बंदोबस्ती होती है। लेकिन ऐसे भी सक्षम हम लोगों के मतलब क्या कहते हैं पूर्व के DCLR अंचल अधिकारी हुआ करता थे जो गैर मजरूआ मालिक जमीन का भी लगान निर्धारण कर दिया। वह नहीं करना था। गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती होती है, लगान निर्धारण रैयती जमीन की होती है, लेकिन लोगों ने कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि सरकार का इंटरेस्ट और लैंड डिस्प्यूट कम से कम हो, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की जमीन का खाता सरकार के नाम से, रैयत की जमीन का खाता रैयत के नाम से, एक्चुअल रैयत के नाम से खुले, तभी ना डिफेक्ट फ्री बनेगा। और सबको अगर हम उलझा के रख देंगे, सब में कुछ न कुछ डाल देंगे परंतु, तो फिर तो उलझ जाएगा मामला। फिर ये है। हाँ, मोहम्मद अख्तर अली जी। बतलाइए, मोहम्मद अख्तर अली जी। नहीं आ रहा है, ये कौन है? हैं? नीतीश जी, बतलाइए सर। वो कुछ इसके आगे बढ़ते हैं, लगान तालिका के बारे में आप कुछ बताने वाले थे। समय मेरा खत्म, हमारा खत्म हो गया। एक क्लास हम लेके उसके बारे में बतलाएंगे आपको। सर एक तो वो जिरात भूमि का एक बार बता दीजिए, वो स्किप हो गया था। जिरात भूमि के बारे में एक सेकेंड। वो जिरात और बकास्त का बताए थे, बकास्त वाला। हाँ बतलाए थे हमने। हम उसको थोड़ा सा आपको जो गाइडलाइंस इशूड है ना बिहार सरकार के द्वारा, उसको थोड़ा हम चाह रहे थे कि आपको पढ़ के सुना देते तो बड़ा क्लियर हो जाता आपको। एक सेकेंड। जिरात, एक चीज और भी आप याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो 2005 में संशोधन किया गया, उसको भी हम आपको 2 लाइन पढ़ के सुना देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट मतलब इस सबको
इस पर जजमेंट नहीं पारित करते हैं, लेकिन इस सब में जो प्रावधान किया हुआ है इसके आधार पर में आगे की कार्रवाई करते हैं। यह तो सबके लिए नियम है ना। तो आप यह एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में इसके सेक्शन 6 को संशोधित करके इससे 2005 के पहले इस एक्ट को के संशोधन को आने से पहले मतलब क्या लड़कियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं हुआ करता था। अब सेक्शन 6 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया 2005 में, और कितना अच्छा लिखा है इसको आप सुन लीजिए। लिख रहा है बाय बर्थ, लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बाय बर्थ बिकम ए को पार्टनर इन हर ऑन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। इस पैतृक संपत्ति पर उसी रूप में इसका हक होगा जिस रूप में पुत्र का है। बाय बर्थ have the same right in the co-partnership property as she would have had if she had been a son। अगर लड़की लड़का होती तो उसका जो अधिकार होता वही अधिकार लड़की होने के कारण उसका मतलब क्या कहते हैं पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। तो हमेशा जब भी आप खाता खोलेंगे, ज्वाइंट परिवार की है तो सबके नाम से खाता खुलेगा, यह याद रखना है। और मतलब जीरात के बारे में मेरे पास पत्र था लेकिन अब कहीं इसी में दब गया मेरे कागज के बोझ में, तो उसके बारे में आपको मैं इतना ही बतलाना चाहूंगा। नहीं मिल रहा। चलिए जीरात के बारे में हाँ मोटा मोटी जीरात को ऐसे समझा जाए कि जीरात की जो जमीन थी वह एक्स लैंडलॉर्ड की अपनी प्राइवेट लैंड थी, वे उसको उन्होंने इनहेरिट किया था अपने फोर फादर से। तो वह जीरात की जमीन और उस पर में वे अपने स्टॉक जो अपने लेबर अपने स्वयं से या अपना जो उनका मतलब क्या कहते हैं कृषि कार्य उनके द्वारा किया जाता था, वह जीरात की जमीन एक्स लैंडलॉर्ड की जमीन थी। ठीक है, आगे बतलाइए। हाँ खत्म करें, एक सेकेंड विराट की चलिए तो मतलब क्या कहते हैं खत्म करने को कहा जा रहा है तो बढ़ाते हैं। चलिए यह आदेश हुआ है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हम लगान की आपके साथ कर देते हैं आधा घंटा में, तो मतलब कि आपको थोड़ी सी फायदा भी हो जाएगी और आगे आपको सुविधा होगी। तो हम डिस्कस करते हैं हम लगान की। अभी एक पार्टिसिपेंट ने हमसे कहा भी कि सर लगान की चर्चा कर दीजिए। मिल गई यह चिट्ठी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरात के बारे में आप कह रहे थे, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए जीरात के परिभाषा जो है उसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। लैंड्स कल्टिवेटेड बाय द प्रोपराइटर और बाय हिज सर्वेंट्स और बाय हायर्ड लेबर कंटिन्यूअसली सिंस 1873 स्पेसिफिकली लेट एज प्रोपराइटर्स प्राइवेट लैंड फ्रॉम ए प्रीवियस। तो यह कहता है कि मतलब क्या कहते हैं एक्स लैंडलॉर्ड की यह प्राइवेट जमीन थी। उसी तरह से बकास जमीन को परिभाषित जो किया गया है उसको सुन लीजिए। ऑल फील्ड्स फाउंड इन कल्टिवेटिंग पोजीशन ऑफ ए प्रोपराइटर और टेन्योर होल्डर व्हिच आर नॉट जीरात इज रिकॉर्डेड एज बकास मालिक और बकास ठेकेदार। लैंड नॉन एज बकास आर ऑल्सो प्रिविलेज्ड लैंड व्हिच वेयर वंस हेल्ड बाय ए रैयत but became to be possessed by the landlord by surrender, abandonment or by acquiring the same by acquisition, sales in execution of rent degrees। जो मैंने कहा था कि बकास जो है वह सरेंडर कर दिया किसी ने, मान लिया जाए कि किसी को कोई इशू नहीं है तो वह चला गया। एबेंडोनमेंट वह उसने एबेंडोन कर दिया उस जमीन को और उसके रेंट सूट फाइल करके वह जमीन उससे ले ली गई। तो यह जो है वह बकास जो वह प्रिविलेज लैंड हो गया। और इसके बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जीरात को क्लियर करने के लिए बड़े अच्छे से एक पत्र निर्गत किया है। उसमें वह यह लेटर है 653 है, 7/9/1919 की चिट्ठी है, बहुत लेटेस्ट चिट्ठी है। उसमें कह रहा है कि जीरात के बारे में कि जीरात भूमि के संबंध में विभागीय मार्गदर्शन से अवगत कराने के संबंध में यह समाहर्ता कलेक्टर सिवान को प्रेषित है। उसमें लिखा हुआ है कि
आपके पत्र के आलोक में जिरात भूमि के संबंध में विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई एवं इस संबंध में विधि विभाग से भी परामर्श प्राप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्व से संबंधित अधिनियम पुस्तकों में जिरात को निम्नवत परिभाषित, जो परिभाषा मैंने अभी सुनाया वह सर्वे खतियान में अंकित जिरात भूमि भूतपूर्व मध्यवर्तियों के स्वयं के उपयोग से संबंधित जमीन थी। यदि इस प्रकार की जमीन का लगान सर्वे खतियान में अंकित नहीं पाया जाता है तो वैसी स्थिति में जिरात भूमि को रैयती जमीन मानते हुए नियमानुसार उसके लगान निर्धारण की कार्रवाई की जा सकती है। तो हम बहुत क्लियर, हमको लग रहा है कि आपको बहुत क्लियर होगा कि जिरात की जमीन जो है वह रैयती जमीन है। अगर लगान उसका निर्धारित है तो अच्छी बात है, लगान नहीं निर्धारित है तो उस एक्स लैंडलॉर्ड के नाम से उसके लगान निर्धारण की कार्रवाई होगी, उसके नाम से जमाबंदी खुलेगी। क्लियर है। अब हम आपको एक मतलब कि बहुत शॉर्ट में लगान का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जब मतलब क्या कहते हैं अंचल ब्लॉक का अवधारणा हुआ 1952 में पहली दफा अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की शक्ति प्रदत्त की गई। 1959 में डीसीएलआर को और एडिशनल कलेक्टर को एपीलेट और रिविजनल अथॉरिटी घोषित किया गया। तो 1959 में ही सबसे पहली दफा अंचल अधिकारियों को मतलब क्या कहते हैं जो मतलब रैयती जमीन है उसके लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त की गई 1959 में। और इससे अलग हटके बिहार टेनेंसी एक्ट में जो आपका सर्वे सेटलमेंट का पोर्शन है सेक्शन 100 लेके 115 के में जो सर्वे सेटलमेंट का ऑपरेशन हुआ उसके सेक्शन 104 और 105 और 112 ये तीनों सेक्शन में लगान की बात कही हुई है। सर्वे सेटलमेंट के दौरान एक रेंट रोल बनेगा सेक्शन 104 के तहत, उसका प्रकाशन प्रारूप प्रकाशन होगा, उसमें आपत्तियां इनवाइट की जाएगी, जो आपत्ति आएगी उसके लाइट में उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद से उस रेंट रोल को कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा, सेटलमेंट ऑफिसर को भेजा जाएगा, उनके द्वारा अनुमोदित जब हो जाएगा तो खतियान के प्रारूप प्रकाशन के बाद वह रेंट रोल में जो लगान है उसकी प्रविष्टि खतियान में की जाएगी। तो यह आपको सेक्शन 104 और जिस ऐसे मतलब की जमीन जिसका लगान निर्धारण 104 के तहत सर्वे ऑपरेशन के तहत मतलब कि सही समय में नहीं हो पाया अगर किसी कारण से छूट गया तो वह सेक्शन 105 के तहत उसके लगान निर्धारण की कार्रवाई होगी। यह दिस इज अबाउट सर्वे सेटलमेंट। यह जो लगान निर्धारण की बात है वह सर्वे सेटलमेंट के लिए प्योरली एप्लीकेबल है। जिस समय में सर्वे सेटलमेंट कहीं नहीं चल रहा है, उदाहरण के लिए अगर आज मधुबनी में सर्वे सेटलमेंट का काम नहीं चल रहा है मधुबनी जिला में, तो सेक्शन 104 105 के तहत लगान निर्धारण की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहां आपको यह भी हम बतला दें कि सेक्शन 20 ऑफ द आप मतलब कि आपका जो एक्ट है सर्वे सेटलमेंट का एक्ट और रूल 14 को संशोधित करके, क्योंकि यह जो सर्वे सेटलमेंट का जो पोर्शन है बिहार टेनेंसी एक्ट का, इसके अलावा आपको क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट का मैनुअल है 1959 का, तो इन सभी को जब नया सर्वे सेटलमेंट आया तो इसके सेक्शन 20 के द्वारा मतलब क्या कहते हैं इसको समाप्त कर दिया गया, इसके ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया, इसमें जो प्रावधान है इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन रिविजनल सर्वे का जो एक्ट है उसमें लगान की कहीं चर्चा नहीं है। लगान किस तरह से रेंट रोल बनेगा, लगान का निर्धारण होगा, इसकी कहीं चर्चा नहीं है। इसी के कारण जो 2017 में जो सर्वे सेटलमेंट एक्ट में संशोधन हुआ, 2019 में सर्वे सेटलमेंट का रूल्स में जो संशोधन किया गया, इसमें इसके सेक्शन 20 और रूल 14 में संशोधित करके या इसमें एडिशन कहिए एक रेंट रोल बनाने का प्रावधान कर दिया गया है। और इसमें आप जो रेंट रोल बनावेंगे तो फिर वही इसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे, लेकिन रेंट का इसमें क्वांटम भी डिसाइड कर दिया गया है कि किस प्रकार की जमीन का कितना लगान होगा प्रति एकड़, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, एक मतलब क्या कहते हैं 500 रुपया, या डीसीएलआर के द्वारा सम परिवर्तन अधिनियम के तहत जो लगान निर्धारित होगा व्यावसायिक लगान वह। ये सभी बातें आपके मतलब क्या कहते हैं यह जो 2017 और 2019 का सर्वे सेटलमेंट का एक्ट और रूल्स में संशोधन करके इन सभी लगान के निर्धारण की बात, लगान को फिक्स करने की बात, रेंट रोल बनाने की बात इसको डाल दिया गया। लेकिन यह भी जो डाला गया है सेक्शन 20 में और सेक्शन मतलब क्या कहते हैं रूल 14 में, यह भी मतलब प्रभावी नहीं होगा जहां सर्वे सेटलमेंट का काम नहीं हो रहा है। सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान ही यह लगान निर्धारण की कार्रवाई, रेंट रोल बनाने की कार्रवाई होगी। जहां नहीं है वहां के लिए 1959 में बिहार सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक मतलब क्या कहते हैं अधिसूचना निर्गत करके उन्होंने यह आदेश निर्गत कर दिया कि अंचल अधिकारी
लगान निर्धारण करने के सक्षम प्राधिकार होंगे। अब लगान निर्धारण करने के सक्षम प्राधिकार उनको घोषित कर दिया अंचल अधिकारी को। अंचल अधिकारी ने वह, जैसा मैंने पहले कहा कि नॉलेज की कमी के कारण या कोई अन्य कारण से उन्होंने क्या किया, लगान निर्धारण होता है रैयती जमीन का, काबिल लगान जमीन का, बेलगान जमीन का। किसी भी स्थिति में सरकारी जमीन का लगान निर्धारण नहीं होता है। जब सरकारी जमीन की बंदोबस्ती होती है तो साइमल्टेनियस उसका लगान उसी अभिलेख में खुल जाता है, उसके अगल बगल की जमीन के, तो वह अनुमंडल पदाधिकारी उसको फिक्स कर देते हैं, उनका फाइनल सील होता है। वह गैर मजरूआ मालिक के मामले में केवल, लेकिन अंचल अधिकारियों के द्वारा गैर मजरूआ मालिक जमीन का भी, आम जमीन का भी लगान निर्धारण करके और गलत ढंग से जमाबंदी प्रारंभ किया जाना पाया गया। बहुत सारे मामले, हजारों मामले ऐसे पाए गए। तो यह सरकार ने महसूस किया कि नहीं, इससे सरकार को क्षति हो रही है, सरकार की जमीन मतलब अब क्या करें, अवैध ढंग से अंचल अधिकारियों के द्वारा लोगों को दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में 1966 में अंचल अधिकारी से वह शक्ति वापस लेके भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को यह शक्ति दी गई कि आप लगान निर्धारण करने के सक्षम प्राधिकार होंगे। लेकिन यह एक अधिसूचना से नहीं हुआ, यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ। इसमें चूंकि किसी एक्ट में इसको नहीं डाला गया, इसी के कारण यह मतलब जो ऐसा कोई कानून जिसमें कोई अपील का प्रावधान नहीं हो, रिवीजन का प्रावधान नहीं हो, वह अपने आप में परफेक्ट एक्ट, वह सही नियम नहीं माना जाता है। तो इसको जब राजस्व एवं भूमि सुधार ने यह महसूस किया और DCLR साहब के द्वारा भी बहुत सारे गैर मजरूआ जमीन का भी लगान निर्धारण कर दिया गया। तो इन सभी को जब पाया गया बिहार सरकार के द्वारा कि इस प्रकार से मतलब यह जो प्रावधान था, उस प्रावधान को जुडिशियसली लोगों ने अप्लाई नहीं किया, जुडिशियस एप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या कहते हैं 2017 में बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 158 और रूल 13 को संशोधित करके भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि आप इसके लगान निर्धारण के केवल जो मतलब बेलगान जमीन है, काबिल लगान है, रैयती जमीन है, उसका लगान निर्धारण करने के आप सक्षम प्राधिकार हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें राइडर यह दे दिया गया कि कोई भी आदमी लगान निर्धारण के लिए आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में समर्पित करेगा, अंचल अधिकारी उसकी जांच करेंगे कि यह रैयत की जमीन है कि नहीं है। अगर इसलिए कि लगान निर्धारित हो जाने पर किसी जमीन का, तो जिस रैयत के नाम से लगान निर्धारण हुआ उसके नाम से जमाबंदी खुल जाती है, उसके नाम से लगान रसीद निर्गत हो जाता है, उस पर में उसका अधिकार मान लिया जाता है। इसीलिए यह राइडर दिया गया कि DCLR के यहाँ यह अभिलेख नहीं खुलेगा, यह अभिलेख खुलेगा अंचल कार्यालय में। अंचल अधिकारी इसमें एग्जामिन करेंगे कि यह रैयती है, सरकारी है। सरकारी है तो उसको वे लगान निर्धारण को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव देंगे। वे पाएंगे कि रैयती है, जिस आदमी ने पिटीशन दिया है उसका उस जमीन पर में अधिकार बनता है, उस खतियानी रैयत होने के नाते या अन्यथा, तो ऐसी स्थिति में या खतियानी रैयत का वंशज होने के नाते ऐसी स्थिति में वे मतलब इस प्रस्ताव को अगर वे सही पाते हैं तो लगान निर्धारण का प्रस्ताव यह DCLR साहब को भेजेंगे और DCLR को इसका सक्षम प्राधिकार बनाया गया। और DCLR के जैसा मैंने पहले ही कहा कि पहले अपील रिवीजन का प्रावधान नहीं था, तो अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि DCLR के आदेश से अगर कोई व्यथित होता है तो वैसे स्थिति में वह एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय में मतलब क्या कहते हैं अपील के मामले में अपील कर सकता है। और एडिशनल कलेक्टर के भी कोर्ट में अगर कोई आदमी व्यथित है, किसी को लगता है कि सही आदेश नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में वह जा सकता है। तो यह दिस इज अबाउट लगान निर्धारण। और अभी के भी आपके एक्ट में जो आपको रेंट रोल, जो आपको ज्यादा जिससे मतलब है, वह रेंट रोल का प्रावधान किया गया है। एक चीज और आप भी और यह भी समझ लीजिए कि हम भूदान का पर्चा किसी को देते हैं, हम जमीन की बंदोबस्ती का पर्चा देते हैं किसी को, भूदान का प्रमाण पत्र देते हैं, रादर हम बासगीत का पर्चा किसी को देते हैं, हम जमीन क्रय करके किसी को देते हैं, तो हम उसका दाखिल खारिज करते हैं, तब हम जमाबंदी खोलते हैं। लेकिन लगान निर्धारण का जब लगान निर्धारण किसी के नाम से किया जाता है तो वैसे स्थिति में वह फाइनलिटी को प्राप्त कर लेता है। लगान निर्धारण का जो आदेश है उसी के आधार पर में जमाबंदी खुल जाती है। लगान निर्धारण के बाद दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होती है। मान लीजिए बंदोबस्ती SDO साहब करते हैं जमीन की, तो उसके बाद उसके दाखिल खारिज की कार्रवाई होती है। लैंड एक्विजिशन होता है डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के द्वारा, तो लेकिन लैंड एक्विजिशन के बाद भी दाखिल खारिज की कार्रवाई होती है, जमीन की जमाबंदी किसके नाम से खुले। लेकिन लगान निर्धारण अगर किसी जमीन का एक बार हो जाता है DCLR सक्षम प्राधिकार के द्वारा, तो उसमें दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करके लगान निर्धारण में जो आदेश पारित हुआ है उसके आधार पर में जमाबंदी प्रारंभ की जाएगी। तो दिस इज मतलब कि अबाउट
समथिंग अबाउट लगान निर्धारण। लगान निर्धारण दोनों अलग अलग, DCLR साहब करेंगे, एक अलग है। एक्स लैंडलॉर्ड का जो लगान निर्धारण उसकी जमीन का होगा वह बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 5, 6, 7 के तहत होगा। जनरल रैयत का होगा तो वह सेक्शन बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 158 और नियम 53 के तहत होगा। और सर्वे सेटलमेंट में लगान निर्धारण की जो बात आएगी वह आपका सेक्शन 20 और नियम 14 के तहत होगा, सर्वे सेटलमेंट का एक्ट का। तो दिस इज ऑल, मतलब कि दिस इज समथिंग अबाउट लगान निर्धारण, मोटा मोटी आपको मैं कह देना चाह रहा था। तो और अगर आप इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो आप कोई पूछ सकते हैं। पूछिए, कौन है? संतू जी पूछिए। संतू जी। जी सर। हाँ पूछिए सर। अभी आपने बताया सर कि लगान निर्धारण में दाखिल खारिज फिर नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो दाखिल खारिज शिविर में हम कहाँ बोले हैं लगान निर्धारण के बाद? हमने यह कहा है कि कोई भी आदमी लगान निर्धारण का पिटीशन अंचल कार्यालय में देगा। हाँ, अंचल अधिकारी उसको एग्जामिन करेंगे कि यह जमीन किसकी है। आवेदक की है, हो सकता है कि खतियानी रैयत हो आवेदक, हो सकता है कि उसके वंशज, मतलब वह खतियानी रैयत का वंशज हो, तो वह लगान, तो इसको स्थापित तो वही ना करेगा। उस चूंकि मतलब क्या कहते हैं, खतियान, रजिस्टर टू, कंटिन्यूअस खतियान, खेसरा पंजी, ये अधिकार अभिलेख जितने हैं ये सभी के सभी अंचल कार्यालय में है। तो इसीलिए पिटीशन अंचल कार्यालय में दिया जाएगा, अभिलेख वहां एडिटेड। हाँ, कोई अगर जमीन खरीदता है सर, कोई रहती आदमी दूसरे रहती जमीन से लेता है, हाँ, तो अगर अभी वहां पर कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा जो लिया है वो अगर व्यवसाय करे तो लगान फिर अलग से निर्धारण होगा। हाँ, आप तो यह संपरिवर्तन अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को संपरिवर्तन अधिनियम बना है, उसमें मतलब क्या कहते हैं सेक्शन 4, 5, 6 है, उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि जब कोई आदमी, मतलब हम जो जमीन का लगान लेते हैं वह कृषि कार्य के लिए लेते हैं। अगर उसमें कोई व्यवसाय करता है तो वैसी स्थिति में उसको एक, आपको यह बतला दें, इसका मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम यह बतलाना चाहेंगे कि पहले 85-86 में व्यावसायिक लगान का एक कॉन्सेप्ट आया, इस आधार पर में कि बिहार टेनेंसी एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि हम जो लगान लेते हैं रैयतों को, वह एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उपयोग में लाता है। इसके बदले में इवन की कोई होम स्टेट की जमीन है तो उसका लगान हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे कोई आमदनी उसकी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आदमी उस जमीन का एग्रीकल्चर पर्पस से अन्य उपयोग में लाता है तो व्यावसायिक लगान धारित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन व्यावसायिक लगान हम लोगों ने वसूल भी किया बहुत सारे मामलों में। इसमें व्यावसायिक लगान का जो बिहार सरकार का आदेश था, उसके तहत उसके मतलब आप उसके अगेंस्ट में पटना हाई कोर्ट में 50 रिट पिटीशन हो गए। पटना हाई कोर्ट ने 2007 में आदेश पारित किया कि आप व्यावसायिक लगान का जो बिहार सरकार का आदेश है उसको हम निरस्त कर रहे हैं, और वह जो आदेश है उसको, व्यावसायिक लगान का जो आदेश था बिहार सरकार का, निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि व्यावसायिक लगान के रूप में आप जितनी भी राशि की वसूली कर लिए हैं उसको सरकार के खजाने में जमा कर दीजिए, उसको वापस मत करिए, लेकिन आप भविष्य में व्यावसायिक लगान की वसूली नहीं करिए। यह आदेश, यह हो गया व्यावसायिक। तब सरकार के समक्ष यह प्रश्न उठा कि अब हम, मतलब अगर हम कृषि कार्य के लिए लेते हैं किसी से लगान, तो फिर हम इसको व्यावसायिक उपयोग में कोई लाता है, तो इसीलिए संपरिवर्तन अधिनियम लाया गया। और इस संपरिवर्तन अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को इसका सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया। अब अगर कोई आदमी व्यावसायिक उपयोग में किसी जमीन को लाता है, अपनी रैयती जमीन को, तो उसका 2 फंडामेंटल क्राइटेरिया है कि उसको जितना लगान उसका देता है वह उसका 10 टाइम्स लगान देगा। अगर किसी जमीन का 1 रुपया लगान है तो 10 रुपया उसका लगान हो जाएगा। मोर ओवर उसमें जो जमीन की कीमत है उसका मतलब कि 10वां भाग 10% ऑफ द, मतलब जमीन की का प्राइस, वह उसको सलामी के रूप में जमा करना पड़ेगा एक मुश्त। अगर 1 लाख रुपये जमीन की कीमत है तो वैसे स्थिति में उसको 10,000 रुपया सलामी देना पड़ेगा एट ए टाइम, और लगान अगर उस जमीन का 10 रुपया है तो उसको 10 गुना एनुअल लगान हो जाएगा 100 रुपया ऐसी जमीन का। ठीक, थैंक यू। और कोई? यह संपरिवर्तन अधिनियम के तहत है। और कोई? चलिए, तो हम इसको मानते हैं कि आपको, मतलब क्या कहते हैं, हमने जितनी बातें कही हैं आप तक बातें चली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब इंटरेस्ट लिया और सभी ने कुछ न कुछ पूछा, तो थैंक्स।
अब इसको हम क्लोज करते हैं विथ मेनी मेनी थैंक्स। धन्यवाद। हो गया नहीं कुछ बंद कर। हाँ, कोई प्रश्न था क्या? राजकमल जी, हमने क्लोज कर दिया। हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए सर। शेष लगान, काबिल लगान और लगान तीनों का डिफरेंसेस थोड़ा बता दीजिए सर, शॉर्ट में सर। काबिल लगान यह हुआ कि जैसा मैंने कहा कि होम स्ट्रीट पर में आप कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान देखिएगा तो होम स्ट्रीट जमीन पर में लगान नहीं था, इसलिए कि उससे कोई लोगों को आमदनी नहीं होती थी, कोई गांव में घर बनाए हुए था तो उस पर में उसका वह बेलगान जमीन था। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम हर आदमी, आप गांव में या आप अगर किसी किसान के परिवार से आते होइएगा तो आप यह महसूस करिएगा कि हर आदमी चाहता है कि मेरे सभी जमीन का हमको रसीद मिल जाए। वह एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है उसके लिए, समझ रहे हैं। अब 1917 ईस्वी में खतियान में मेरा नाम दर्ज है, कौन उसको देखने जाता है? लगान रसीद मेरा 2020-21 का कट जाएगा तो हम देखेंगे ना कि यह जमीन मेरी है। तो आज के डेट में हर आदमी चाहता है कि मेरी जमीन का लगान निर्धारण हो जाए, तो वह बेलगान जमीन था। मोर ओवर कोई ऐसी जमीन थी जिस पर में घर नहीं बना हुआ था लेकिन वह होम स्ट्रीट के पर्पस का था, तो इसीलिए उसको दे दिया काबिल लगान। वह लगान लगने के योग्य वह जमीन था। और जिस जमीन पर में कोई कृषि कार्य हो रहा था या अन्यथा कोई काम हो रहा था, सैरात मतलब क्या कहते हैं, अन्य उपयोग में था, तो वैसे स्थिति में उसका लगान निर्धारित हो गया, रेंट रोल बन गया। तो यही काबिल लगान। तो सरकार ने यह महसूस किया कि लोग चाह रहे हैं कि लगान हम सभी जमीन का दें, तो इसीलिए बेलगान और काबिल लगान जमीन के लगान निर्धारण की बात आई और बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 158 को संशोधित करके यह प्रावधान डाला गया। इसलिए भी डाला गया लगान से। हाँ एक सेकेंड और बतलाते हैं कि पहले क्या हो रहा था कि डीसीएलआर साहब, चूंकि कोई प्रावधान नहीं था, इसके कारण डीसीएलआर साहब बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 567 का हवाला देकर लगान निर्धारण कर रहे थे। लेकिन यह 567 जो है वह प्योरली एक्स लैंड का लगान निर्धारण की बात करता है, यह रैयती आम नहीं है। तो वह जो मतलब क्या कहा जाए इग्नोरेंस में हो रहा था, उसको यह एक्ट लाके परफेक्ट कर दिया गया है। हाँ आप बताइए। शेष लगान सर। हाँ शेष लगान सर। शेष यह होता है कि आपको जो सर्विसेज सरकार देती है, आप देखिएगा 4 तरह का शेष है, हेल्थ शेष, एग्रीकल्चर शेष, रोड शेष और चौथा शिक्षा शेष। तो 45%, 45%, 20% और 25%। अगर किसी जमीन का 1 रुपया लगान है तो उसको 2 रुपया 45, 1 रुपया 45% शेष लगेगा, 2 रुपया 45% उससे वसूली की जाएगी। वह इसलिए होता है कि हम रोड बनाते हैं ना, बहुत खर्चा होता है तो हम किसान से वसूल करते हैं, हम स्वास्थ्य सुविधा देते हैं तो इसके बदले में हम शेष वसूल करते हैं, हम शिक्षा की सुविधा देते हैं तो हम उससे वसूल करते हैं, हम एग्रीकल्चर में देखते हैं सब्सिडी देते हैं, यह हुआ करते हैं। शेष जो है वह हम जो सर्विसेज सरकार जो लोगों को देती है उसके बदले में, इन लिeu ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, शेष लिया जाता है। धन्यवाद सर। ओके सर।